चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें आप लोगों से साथ में शेयर करनी है। पहला तो ये कि आप सभी लोगों की चिंताएं बनी हुई हैं कि सर क्लासेस रेगुलर टाइम पे क्यों नहीं हो पा रही हैं, सर क्लासेस डेली अपने समय पे जैसे स्टार्टिंग में होती थी वैसे क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो देखिए, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी चिंता का विषय रहता है कि हम रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाते हैं तो आपसे अधिक प्रेशर में हम लोग आ जाते हैं, है ना। लेकिन कारण क्या है मैं आपको सिर्फ सिर्फ बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि कुछ टेक्निकल इशू आते हैं। सपोज हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, लाइट का इशू आता है, नेटवर्क का इशू आता है, तो कई बार ये फ्रिक्वेंटली होते रहता है। दूसरा क्या है कि देखिए, अभी स्पेसिफिकली बताऊं आप लोगों को, तो पब्लिकेशंस पर काम चल रहा है। आप लोगों के लिए जो शिक्षक भर्ती और छात्रावास भर्ती है उस पर अभी पुस्तकों पर, बुक्स पर काम चल रहा है। और आप लोग बिलीव करें ना करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जो आपके अनीस सर हैं, अनीस सर, आप बिलीव मी, केवल हार्डली 2 से 3 घंटे ही सो पा रहे हैं, लगातार वो बुक पर काम कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप लोगों ने इसके पहले चाहे एडीओ वगैरह में या जो भी आप लोगों ने एग्जाम्स पर बुक आई होंगी, यदि आपने बुक को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सर बुक पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। इसीलिए अभी वो क्या कर रहे हैं कि अपनी पूरी ताकत को वो पब्लिकेशन पे लगाए हुए हैं। तो यही कारण है कि अभी क्लासेस जो है ना फ्रिक्वेंटली वे में नहीं आ पा रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ में वादा करता हूं, और आप लोग खुद बताइए एक बात, यदि आप लोग मेरी कंप्यूटर की क्लास को डे वन से फॉलो कर रहे हो तो बताओ आप मेरे को एक बात कि क्या जो डे वन में जो मैंने क्लास में मेहनत की है या जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, और यदि मैं बात कर लूँ अपनी लास्ट क्लास तक, बताइए किसी भी प्रकार का आप लोगों को लगा अभी तक कि मैंने किसी प्रकार की मेहनत में कमी रखी हो या आपको समझाने में या कंटेंट देने में किसी प्रकार की कमी रखी हो। हमारा मकसद केवल एक ये है कि जो कोर्सेस हम ऑफलाइन बैचेस को देते हैं, जितनी मेहनत हम ऑफलाइन बैचेस के लिए करते हैं या बात कर लें पेड कोर्सेज के लिए करते हैं, उससे दोस्तों उससे दुगनी मेहनत तो हम ऑनलाइन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्या ऑनलाइन के लिए कर रहे हैं और फ्री कोर्सेज के लिए कर रहे हैं। हमारे लिए पेड और फ्री को कोई वैल्यू नहीं है। अभी हमारे लिए वैल्यू ये है कि आप लोगों का समय पे सिलेबस खत्म कराना। तो ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। 2 3 4 दिन की और बात है, क्लासेस थोड़े से ऊपर नीचे अपने शेड्यूल से हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों का सिलेबस खत्म नहीं होगा या समय पे समाप्त नहीं होगा। समय पे समाप्त भी होगा, बकायदा आप लोगों को रिवीजन भी करवाया जाएगा और बेहतरीन बुक आप लोगों के लिए मार्केट में हम लेकर के आ रहे हैं और बहुत जल्दी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि सर सिलेबस खत्म कब तक होगा, होगा कि नहीं होगा, कराएंगे कि नहीं कराएंगे। अब तो ये सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका बाल मनोविज्ञान का जो पोर्शन था वो 3 4 दिन पहले ही कवर हो चुका है। मैथ्स ऑलमोस्ट कवर होने की ओर बढ़ रहा है, और कंप्यूटर की भी आप लोगों की 8 से 10 क्लासेस बची हुई हैं। वो भी तब देखिए, सपोज अब ऑपरेटिंग सिस्टम की लास्ट क्लास को पकड़िए। मैं किसी अदर फैकल्टी या मैं किसी अदर बुक या किसी अदर पर्सन की बात नहीं करना चाहता, ना कभी करता हूं, लेकिन आपको बताता हूं, यदि आप लोगों ने देखा होगा, कर क्या रहे हैं लोग, 15 से 20 क्वेश्चन केवल एक पीडीएफ में एक क्लास में टॉपिक को खत्म कर दे रहे हैं। आप मेरे को कमेंट्स में बताइए, और आप लोग कमेंट्स करते भी हैं। और मैं आपको बताऊं कि यदि मेरे को सबसे अधिक, जब मैं मेहनत करता हूं, आप लोगों के लिए हार्डवर्क करता हूं ना, तो सबसे अधिक मेरे को पता है कब मेरे को ताकत मिलती है। मैं आप जब कमेंट्स पढ़ता हूं ना, एक एक कमेंट्स पढ़ता हूं ना, तो मेरे को लगता है कि नहीं यार, मतलब कुछ भी कभी ऐसा लगता है ना कि यार बहुत हो गया, मतलब चलो छोड़ ही दो इसको, ये तो मतलब आने लायक है या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, मैं इसको पढ़ाऊँ आप लोगों को। हो सकता है कि इस एग्जाम में ना आए, आने वाले किसी एग्जाम में आपको मिले, देखने को मिल जाए। वो सारा का सारा आप लोगों का कमेंट्स, जो आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, वहीं से वो एनर्जी आती है। तो इसको तो आप लोग को बनाए रखना है, और मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ। और आप लोगों को आज एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए, जो लोग कंप्यूटर की क्लास को या मैथ्स की क्लास को डे वन से फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देखिएगा, आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक मैं आप लोगों के साथ में रहूंगा। मैं अर्थात हमारी पूरी टीम, हमारे अनीस सर, मैं और जितने भी और फैकल्टीज कभी आपको फ्यूचर में पढ़ाएंगी, तो सारी की सारी आपके एग्जाम के अंतिम समय तक आपके साथ में रहेंगी। बात कर लें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में जैसे ही हमारा ये थ्योरी वाला पोर्शन समाप्त होगा, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं जो आपको तैयारी करा रहा हूं, आप समझिएगा, हम अपनी तैयारी को 3 लेयर में कर रहे हैं। समझिएगा, 3 लेयर में। पहले लेयर में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लेयर में हम कर रहे हैं क्या, आपका जो थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे हैं। और यदि आपने देखा होगा, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये आपने कवर नहीं कराया, या सर ये सिलेबस में नहीं है, उसको आपने पढ़ा दिया। देखिए, मैं आपको, यदि आप लोगों ने मेरी पहली क्लास देखी होगी, तो मैंने आपको पहली क्लास में सबसे पहले बताया था, क्लियर किया था कि मैं किसी भी बुक का फोटोकॉपी आपको कॉपी पेस्ट करके नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं किसी भी अदर सोर्सेज से, ऐसा नहीं कि मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या किसी भी एकेडमी का वहां से नोट्स उठाया आपको पढ़ा दिया। आप क्लास में देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा।
मैं किसी भी प्रकार का कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं। मेरा पूरा फोकस है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है और एग्जाम के लिए जो फैक्ट्स हैं वो आपके लिए जरूरी है, मैं उनको अभी कवर करा रहा हूं। मुझे पता है कि बहुत सी चीजें क्या हो रही है, छूट रही हैं, और कोई भी फैकल्टी हो और कोई भी बुक हो वो आपको 100% नहीं दे सकता, फिर भी मैं अपनी ओर से 100% देने की कोशिश करूंगा। तो देखो, पहले लेयर में हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले लेयर में हम पूरी अपनी थ्योरी कवर कर रहे हैं। थ्योरी कवर करने के बाद में आप समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत करना। जो लोग वीडियो को, मेरी क्लासेस को लगातार फॉलो कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है बता रहा हूं मैं, अदरवाइज आओ देखो जाओ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पहले लेक्चर, पहले लेयर में क्या है, हम थ्योरी पोर्शन जो कवर कर रहे हैं उसको कवर करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर के आऊंगा, और वो एमसीक्यू सीरीज रहेगी अधिक अधिक से अधिक क्वेश्चन में। सपोज मैंने भी ऑपरेटिंग सिस्टम में लास्ट में आप लोगों को टॉपिक जो कवर कराया है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम से करीबन 80 से 100 क्वेश्चन या जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, वो इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं लूंगा। सेकंड लेयर में मैं क्या कराऊंगा आप लोगों को, एमसीक्यू। इस पर ये जो हम थ्योरी पढ़े हैं ना, हमारा फोकस क्या रहेगा कि इस थ्योरी को हम अब उस एमसीक्यू के माध्यम से रिवाइज करें। तो एमसीक्यू भी होगा और इस एमसीक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, तो रिवाइज भी करेंगे और पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। और इसके बाद में मैं आप लोगों को तीसरे लेयर में कराऊंगा क्या तैयारी, तीसरे लेयर में मैं आपको कराऊंगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, केवल हर टॉपिक से 15 से 20 एमसीक्यू, और उसमें भी अपन क्या करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ताकि क्या होगा ना कि हम एक एक लेयर करके, जैसे आप घर बनाते हैं ना, पहले आप नींव डालते हो, फिर दीवार खड़ी होती है, फिर उसके ऊपर आप छत ढालते हो, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास में समय है और तैयारी को हमको बहुत स्ट्रांग करना है, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है। तो तीसरे लेवल पे हम क्या करेंगे, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना, हम उनके एमसीक्यू का करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को एक बार बताना चाहता हूं, यहां तक, यहां एंडिंग है, अभी आपको एक बार और बता देता हूं कि इसके बाद में लास्ट एक तैयारी और करेंगे। जब आपका एग्जाम की करीबन एक हफ्ते पहले मैं आप लोगों के लिए थ्योरी और एमसीक्यू बेस्ड दोनों कंबाइन मिला के एक मैराथन क्लास लेकर के आऊंगा, जो हो सकती हो 8 घंटे की हो, 10 घंटे की हो, 12 घंटे की हो। उसमें क्या करेंगे कि हम पूरा का पूरा जितना पढ़े हैं उसको बिल्कुल एक तेजी से सरसरी नजर में सारा कुछ कवर करेंगे। कहने का मतलब ये कि 4 लेयर में आपके कंप्यूटर की मैं पूरी तैयारी करवाऊंगा, और कमिटमेंट दिया हूं, अब मैं अपना कमिटमेंट से पीछे नहीं हटने वाला। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बस लगातार क्लास को फॉलो करना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चलना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से पूछा था, क्योंकि आपके सिलेबस में एमएस विंडो को स्पेसिफिकली लिख के नहीं दिया हुआ है, हालांकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, उतना तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि भाई एमएस विंडो क्या होता है, एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। और ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स आपका उसमें लिखा क्या हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखा हुआ है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यदि आप लोग चाहेंगे एमएस विंडो डिटेल में पढ़ाना है तो मैं क्लास लेकर के आऊंगा। आपने अधिक लोगों ने कमेंट किया कि हाँ सर पढ़ाइए, तो क्लास आप लोगों के लिए हाजिर है। ठीक है, चलिए, तो बिना किसी देरी की क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं, समझिए। देखिए, सबसे पहला जो है ना, लास्ट क्लास में जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे लास्ट चीज देखे थे कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स जो हमारे सॉफ्टवेयर थे उनके एग्जाम्पल्स देखे थे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, एक मेरे दोस्त ने कमेंट किया है सर, उसने कहा कि सर आपने ना कुछ पढ़ाया है, कुछ बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और देखो, जब हम डिटेल में कुछ चीजों को पढ़ते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि जिस लेवल पे हम, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, हमको एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो वैसे ही देखने को मिले। ऐसा कभी नहीं होता है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, या 100 में से 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन में ही ऐसा होता है। एग्जामिनर, फिर एग्जाम क्या हुआ कि यदि आपको कुछ नया देखने को नहीं मिला। अभी बताता हूं, देखिए, चलिए पहले इसको कवर करते हैं, और फिर जिस स्टूडेंट ने एक अपनी चिंता व्यक्त की है, कमेंट किया है कि सर हमारा कुछ छूट गया है या आपने कुछ नहीं पढ़ाया है, मैं आपको बताता हूं कि वो कवर कैसे होता है। पढ़ाया है मैंने, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला तो क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और आपका क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि ये ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स का मतलब क्या होता है, आप हर जगह बुक में पढ़ लोगे समझ में नहीं आएगा, फिर समझिएगा लास्ट क्लास में, हालांकि मैंने बताया हुआ है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, समझिए। सपोज ये आपके पास में पेन है, आपके पास में एक पेन है, इस पेन को किसी कंपनी ने बनाया होगा। जिस कंपनी ने इस पेन को बनाया होगा, पहले उसका डिजाइन किया होगा कि इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, कौन सा इसमें मटेरियल यूज किया जाएगा, इस मटेरियल के ऊपर कौन सा पॉलिश किया जाएगा, सारा कुछ इसका अपना एक क्या है, डिटेल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। और जब सब कुछ तय हो जाता है तो फिर कंपनी में क्या होता है, इसका प्रोडक्शन होता है।
तो क्या है कि जैसे ठीक उसी तरह से जो आपके सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो कंपनी के पास में क्या रहता है, उसका पूरा एक कोड रहता है। ओपन सोर्स में क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में उस कोड को हम कहते हैं सोर्स कोड। उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। जो किसी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड होता है, जिसपे वो बना हुआ होता है, उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें क्या होता है, कंपनी इन सोर्स कोड को ओपनली खुले मंच पे दे देती है कि आप चाहें तो इसमें एज ए इट इसको यूज कर सकते हैं, या इसमें किसी प्रकार का अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ चेंजेस करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। तो इस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आता है, उसका नाम है लिनक्स। क्या नाम है उसका? लिनक्स। तो फिर से आप इसको नोट करिएगा, इसमें लास्ट क्लास की तुलना में मैंने कुछ और नाम ऐड किए हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको ओपन सोर्स दिखाई दे रहे हैं या क्लोज सोर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं। ये मत सोचिएगा कि हमारे पास में 20-25 ही ऑपरेटिंग सिस्टम आज तक डेवलप हुए हैं। कम से कम 200 से ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो चुके हैं। बताइए, मेरे को तो क्या है, मैं गूगल में सर्च करके आपके लिए यहाँ पर 200 नाम लिख दूंगा, क्या आप याद कर पाओगे? और ना ही तो वो रिलीवेंट है आपको एग्जाम के लिए। हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा है, हमको वो पढ़ना है, और क्या इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है उसको पढ़ना है। हमको सारा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हम जिन ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सॉरी एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहां पास क्या है ना, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है। तो यहां पास मैं प्रिंटिंग मिस्टेक में यहां पास ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखना भूल गया हूं, तो कोई बात नहीं। ये क्या है, आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमको इसको सॉफ्टवेयर बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पास सॉफ्टवेयर की जगह ऑपरेटिंग सिस्टम होना था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये क्या है आपका क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स में क्या है कि जो उनका जिस कोडिंग में उनने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है, उसको ओपनली मंच पे सबको दे दिया है कि भाई आओ और यूज करो। क्लोज सोर्स में क्या होता है कि वो किसी के साथ शेयर अपनी टेक्नोलॉजी को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती। ठीक है, और जो कोई भी यदि उनकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करता है बिना किसी उनको इंफॉर्मेशन के या पेमेंट किए बिना, तो उन पे बकायदा कंपनी क्या लेती है, लीगल एक्शन लेती है ना। तो चलिए, तो अब देखिए क्या है कि जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो आता है आपका लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये सबसे पहले बना था ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, और मार्केट में ये सबको क्या ओपनली दे दिया गया कि आइए भाई इसको यूज करिए और डेवलप करिए। ये काम होना भी चाहिए। यदि मान लीजिए कि किसी के पास में दिमाग है, तो उस दिमाग, वो किसी के पास में कोई आइडिया है, इनोवेशन है, तो वो यदि पब्लिक को देगा तभी तो उसका कोई वैल्यू है। अदरवाइज आप क्लोज बना दिए, पब्लिक उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रही है, तो क्या मतलब उसका। खैर उनकी बातें। तो लिनक्स इसका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आते हैं आपका फेडोरा। बहुत सारे इनमें से जो बहुत सारे जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स कोड से ही बने हैं। अभी अभी क्लियर हो रहा है ना आपको? कभी भी आप यदि बुक में पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि सपोज आप फेडोरा पढ़ रहे हो, तो उसमें लिख देगा लिनक्स कर्नेल बेस्ड। उसका मतलब ये होता है, सपोज आप लिनक्स पढ़ रहे हो या फेडोरा पढ़ रहे हो या उबंटू पढ़ रहे हो, उबंटू उबंटू में लिख देगा लिनक्स कर्नेल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सोर्स कोड से ही बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए, तो हमारे पास में एग्जांपल को दोबारा फिर से रिवाइज करते हैं। पहला क्या है आपका लिनक्स, फिर क्या है देखिए फेडोरा, फिर है उबंटू, ये मैंने आपको सब कुछ लास्ट क्लास में बताया था। उसके बाद में क्या है कैलेडेरिया, उसके बाद में क्या है डेबियन, फिर क्या है रेड हैट, फिर क्या है ओपन सोलारिस। सन माइक्रो सिस्टम द्वारा इसको बनाया गया था, याद रखना। आपके बुक में आप, मैं पब्लिकेशंस का नाम नहीं ले रहा हूं, कई बुक्स में मिस्टेक होती है। कई बुक में क्या किया है, इसके दो आंसर को लिया है, एक बार इसको क्लोज सोर्स में लिया है, एक बार इसको ओपन सोर्स में लिया है। पर आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, और मैं भी आपको बतला रहा हूं कि जो ओपन सोलारिस है, ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इवन और अच्छे से याद कर लो। ओपन सोलारिस में ओपन लिखा हुआ है, तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद में आता है फ्री बीएसडी। क्या आता है फ्री बीएसडी? फ्री में क्या लिखा हुआ है, फ्री लिखा हुआ है, अर्थात क्या है, फ्री में अवेलेबल है, अर्थात ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद में क्या आता है आपका बॉस। मैंने ये तो आपको बताया था कि बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारत द्वारा इसको बनाया गया है। फिर इसके बाद में आता है भार ओएस।
भार ओएस क्या है? भार ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर किसका है? ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर इसके बाद में आता है क्रोम। क्रोम ओएस, बताइए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि क्रोम ओएस का फुल फॉर्म क्या है? क्रोमियम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्रोमियम ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने इसको बनाया है। इसके बाद में आता है आपका एक आज नया नाम मैंने जोड़ा है, सोलस। यही कारण है कि मैं आप लोगों को कंटेंट में कहां क्या देना चाहता हूं या नहीं देना चाहता हूं, उसके पीछे कारण होता है। अब आप यहां पास देखना, ये क्या लिखा हुआ है? सोलारिस, और एक लिखा हुआ है सोलस। एक और आता है आपका, तो उसको मैंने इसलिए नहीं लिया कि क्या रहता है ना कि एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, पर ऐसा ना हो कि आप याद करते समय कंफ्यूज हो जाओ। तो जितने याद किए थे यदि उसमें भी कंफ्यूजन हो गया और एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ गए, तो पढ़ने का मतलब क्या निकला? इसीलिए कई बार क्या होता है कि कुछ एग्जाम्पल को या कुछ कॉन्सेप्ट को मैं रोकता हूं। मेरी कोशिश क्या रहती है, जब मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा तो वहां कवर करवाऊंगा। और आप लोग देखिएगा, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, तो वहां बहुत सारे नए फैक्ट्स आएंगे जो मैं आप लोगों को क्लास में कवर नहीं कराया हूं। तो वहां आपको ये नहीं सोचना सर कि ये तो आपने क्लास में पढ़ाया नहीं था। उसके पीछे कारण है। यदि मैं एक साथ आप लोगों को पूरी खिचड़ी बना के खिला दूंगा तो आप दिमाग काम नहीं करेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? अपना फाउंडेशन बना रहे हैं। फाउंडेशन बनाते समय हमको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, जैसे एक बहुत ही हमारी लगातार कंसिस्टेंट बनी हुई एक स्टूडेंट है, चांदनी। उसने कल मैसेज भेजा और बहुत ही अच्छा उसने क्वेश्चन डाउट पूछा था कि सर दो जगह दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सर्वाधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस, तो उसमें क्या है, एक जगह आपको माउस दिया हुआ है, हालांकि उन चार ऑप्शन में माउस के अलावा कीबोर्ड नहीं है। तो आंसर क्या लिया है? माउस दिया है। और एक बार क्या किया है कि एक दूसरे क्वेश्चन में दूसरे किसी अन्य किसी साल में पूछा कि सर्वाधिक लोकप्रिय या सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाने वाला जो इनपुट डिवाइस है, तो वहां किसको आंसर लिया है? कीबोर्ड को लिया है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मैंने आपको जो बताया है उसको आपको फॉलो करना है। सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाने वाला जो आपका इनपुट डिवाइस होता है वो आपका कीबोर्ड ही होता है। पर आपको एग्जाम में देखना है कि यदि आपके ऑप्शन में कीबोर्ड है ही नहीं, तब आपको क्या करना है? आपको माउस लेना है। ठीक है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस डाउट आप लोग पूछते हैं, बहुत सही है। इसका मतलब आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बकायदा आप लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, ये समझ में आता है और बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखिए, तो ये क्या है? आपका सोलस। तो अब आपको याद रखना है कि हमारे पास में दो है, एक है सोलारिस और एक है सोलस। दोनों ही क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में आता है मिंट लिनक्स। कई बार आपको क्या होगा ना कि साथ में ये मिंट के साथ में लिनक्स को लिख के नहीं देगा, पूछेगा कि मिंट। तो याद रखना कि ये या तो आपको अकेला मिंट लिख के दे सकता है या मिंट लिनक्स लिख के दे सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। इसके बाद में आता है आर्क लिनक्स। इसके बाद में आता है एक ब्लैक लिनक्स। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। फिर देखिएगा एल्पाइन, ये क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। फिर इसके बाद में आता है ओपन एस यू आई। ओपन एस यू आई, ओपन लिखा हुआ है, बिल्कुल यहां से क्लियर है कि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद में आता है एलिमेंट्री ओएस। एलिमेंट्री ओएस, ओएस का मतलब क्या है? यहां पास ऑपरेटिंग सिस्टम। जहां जहां मैंने ओएस लिखा है मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में ये इसको ध्यान रखिएगा आप, हैकू। क्या? हैकू। हैकू क्या है? यहां पास में आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्या है अब आता है मिनिक्स। इसीलिए क्या है ना कि मैं आपको कुछ एग्जांपल को छोड़ता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यदि इसको मैं आपको कवर कराता, इसको मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बताया था, कुछ कारण थे उसके पीछे, लेकिन आप लोग कहते हैं कि सर आपने जेनिक्स नहीं पढ़ाया, आपने मिनिक्स नहीं पढ़ाया, फिर एक कुछ नया नाम पढ़ लोगे, फिर एक किसी पीडीएफ में फिर एक क्वेश्चन एमसीक्यू देख लोगे, सर आपने ये नहीं पढ़ाया। तो ऐसे तो कंप्यूटर में पिछले 8 10 12 सालों में लाखों क्वेश्चन डेवलप हो चुके हैं। अब आपको यदि लाखों क्वेश्चन पढ़ाते रहेगा तो हमारी क्लास कम से कम 2 3 साल चलेंगी। तो अपन को इतना पैनिक नहीं होना है कि सर कुछ नया दिख गया तो सर हाय हाय कहां से आ गया, ऐसा अपन को पैनिक नहीं होना है। देखो मिनिक्स, ये क्या समझना, मिनिक्स का फुल फॉर्म होता है मिनी। ये दिख रहा है आपको कलर? देखिए ये लिखा हुआ है मिनी यूनिक्स। ये क्या लिखा हुआ है? मिनी यूनिक्स। मिनिक्स का फुल फॉर्म होता है मिनी यूनिक्स। अब ये जो आपका मिनिक्स है ना, ये क्या है? आपके यूनिक्स सॉफ्टवेयर का ही कोडिंग को यूज करके बनाया गया है, लेकिन ये कैसा है? ओपन सोर्स है। तो यहां पास क्या कर रहा है कि मिनिक्स में यूनिक्स के सोर्स कोड को यूज किया है। सोर्स कोड का मतलब क्या? जो जिसमें यूनिक्स बनाया गया था उस सोर्स कोड को यूज किया गया है मिनिक्स में, लेकिन इसको दे दिया गया है कैसा? ओपनली। यूनिक्स क्या है? आपका क्लोज सोर्स है, उसको ओपनली मार्केट में फ्री में नहीं दिया गया है। लेकिन मिनिक्स में क्या किया है कि यूनिक्स के कोड को यूज किया गया है इसमें, और दे दिया गया है आपको फ्री। फ्री कर दिया गया आपको ये मार्केट में, क्या? ओपन कर दिया गया। तो ध्यान में रखना कि मिनिक्स, मिनिक्स का मतलब क्या होता है? पकड़ना, मिनिक्स लिखा हुआ है अर्थात क्या? मिनी यूनिक्स। और ये कैसा है? मिनी यूनिक्स या मिनिक्स कैसा है? आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद में एक एग्जांपल आता है सिलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम।
सिलेबल, याद रखिएगा सिलेबल क्या है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और दो नाम को याद रखिएगा, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एक है मैंड्रीवा और एक है स्यूज, है ना। ये सर्च करने पे बहुत ज्यादा मिला नहीं और डिटेल में हमको पढ़ने की इतनी जरूरत भी नहीं है, इतने आपके एग्जाम्पल मोर देन सफिशिएंट है। तो क्या है आपका मैंड्रीवा और स्यूज, तो ये सभी आपके हो गए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए समझते हैं इसके बाद में क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स तो हमको याद रखना है क्या, सबसे पहला जैसा कि आपका ओपन सोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जिसको याद रखना है वो क्या है आपका लिनक्स। इसके बाद में याद रखिएगा फेडोरा, उबंटू, कैलेडेरिया, डेबियन, रेड हैट, ओपन सोलारिस, फ्री बीएसडी और इसके बाद में हैकू। ये सब क्या है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपका यहाँ पास क्या है देखिए यूनिक्स, इसके बाद में एमएस डॉस, जो हम एमएस डॉस पढ़ते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कैसा है, ये भी क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट बहुत रेयर केस में, मेरे ख्याल से जानकारी में मुझे कंफर्म नहीं है, पर वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं कराती है, ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड कराती है। तो आपका जो एमएस डॉस है ये कैसा है क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद में आता है एमएस विंडो, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये क्या है आपका क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आता है मैक ओएस, ये किसका है, एप्पल का द्वारा बनाया गया, एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म क्या है, मैक के पहले ये किस नाम से जाना जाता था, तो आप बताओगे मैकिंटॉश। फिर आता है पाम ओएस, इसको हम बोलते हैं, इसका अदर नाम या अन्य नाम क्या है, गार्नेट ओएस अर्थात गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम। पाम ओएस का मतलब क्या होता है कि ऐसे डिवाइसेस जिनको हम हाथ में रख के यूज कर सकते हैं, लेकिन जो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है वो कैसा है, क्लोज सोर्स टाइप का है, वो मार्केट में फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो पाम ओएस क्या हो गया आपका, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात हाथ में रखकर प्रयोग किए जाने डिवाइस, हाथ में रखकर प्रयोग किए जाने वाले डिवाइस जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाम ओएस कहते हैं। इसके बाद में एक नाम आता है आपका जेनिक्स, याद रखिएगा जेनिक्स। अभी देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको दो एग्जांपल नहीं पढ़ाए थे, एक मैंने आपको नहीं पढ़ाया था मिनिक्स और दूसरा नहीं पढ़ाया था मैंने आपको जेनिक्स। अब आप खुद सोचो, लिनक्स, मिनिक्स, जेनिक्स, यूनिक्स, तो मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो, ठीक है, फिर भी चलिए मैं आप लोगों को इसको ना एमसीक्यू में सॉल्व करवाता, बकायदा मैंने इसकी प्लानिंग कर रखी है। और फिर भी अब आपको समझ में आ गया है कि मिनिक्स का मतलब क्या है, मिनी यूनिक्स, बनाया गया है यूनिक्स के सोर्स कोड से, लेकिन है कैसा, ओपन सोर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर क्या आता है जेनिक्स, जेनिक्स क्या है, ये भी यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जेनिक्स भी यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो कैसा, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपने जेनिक्स के बारे में नहीं पढ़ाया। अब समझिएगा, सपोज आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है, निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, या निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है, या सिंगल यूजर है। तो आपको सपोज मान लो आपको क्या कर दिया, उसने चार नाम दे दिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है, आपसे पूछ दिया। तो तीन नाम आपको यहां से दे दिए, आपको दे दिया फेडोरा, उबंटू, कैलेडेरिया और आपको एक चिपका दिया यहां से जेनिक्स। हालांकि जो क्वेश्चन की आप जिस क्वेश्चन को स्टूडेंट ने सॉल्व किया है वहां पास आप उस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको बाय ऑप्शन उसको एलिमिनेट करना है। आप किसी चीजों को नहीं भी पढ़े हो, यदि आपके क्वेश्चन में चार ऑप्शन आते हैं तो एलिमिनेशन मेथड भी होता है मेरे भाई। वहां पास यदि आपने कोई चीज नहीं पढ़ी है तो तीन चीज आपने पढ़ी होती है तो वहां से आपको एलिमिनेट करना होता है। चलिए ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हो गए। सभी को अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए तो क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यहां से आपका एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली निकल के आना है, ठीक है। चलिए तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या था, एमएस विंडो। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पास एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो आपका एमएस लिखा हुआ है, इस एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। बात कर ले माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ये एक अमेरिकन यूएसए बेस्ड, ये क्या है आपकी यूएसए बेस्ड आपकी कंपनी है। कैसी कंपनी है, ये आपकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस बनाती है ना, हार्डवेयर डिवाइस बनाती है। और क्या बनाती है, आईटी फर्म्स के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, तो वो सबके लिए क्या आपके यूएसए बेस्ड कंपनी है। ये सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और आईटी फर्म्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य करती है। और बात कर लें कि ये कब बनी थी, तो ये बनी थी 1975 में। ये जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 1975 में किसने बनाया था, तो आप सभी को पता है, अभी हमारे यहाँ आए भी थे इंडिया में कुछ दिन पहले। और नागपुर का जो एक बहुत ही बेहतरीन चाय वाला है, क्या उस चाय वाले का नाम है, बकायदा उसकी चाय भी पिए थे, डॉली चाय वाला।
तो कौन है वो? तो वो है हमारे बिल गेट्स। तो पहला तो ये क्या है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया है, कौन है? पहला बिल गेट्स, और उसके बाद में एलन पॉल। शायद तक आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुझे पॉल तो है, एलन पॉल है ना। आई एम नॉट श्योर कि एलन है कि नहीं नाम के आगे, बट पॉल तो वो है ही है, मुझे इतना याद आ रहा है। तो 1975 में बिल गेट्स और एलन पॉल ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी को बनाया था। तो यहां से एमएस का फुल फॉर्म क्या है आपका? माइक्रोसॉफ्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं? एमएस विंडो। ये क्या है आपका? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके पहले हमने लास्ट क्लास में एमएस डॉस को डिटेल में पढ़ा था। तो हमने वहां ये देखा था कि एमएस डॉस क्या था? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। कैसा? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ध्यान दीजिए, कैसा? कैरेक्टर। तो ये जो आपका एमएस विंडो है, एमएस विंडो के जितने भी वर्जन होते हैं, एमएस विंडो बनाया ही क्यों गया था? क्योंकि जो एमएस डॉस था उसको रिप्लेस करने के लिए। क्यों रिप्लेस किया गया एमएस डॉस को? क्योंकि वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आधारित था, अर्थात उसमें हमको जो भी काम करवाना होता था हमको उसमें कमांड को टाइप करना पड़ता था। तो इस झंझट से मुक्ति के लिए हमने क्या डेवलप किया? एमएस विंडो को डेवलप किया। और एमएस विंडो के जितने भी वर्जन शुरू से लेके आज वर्तमान तक जिनको हम यूज कर रहे हैं, विंडोज 7, 8, 9, 10, 11, सभी के सभी पूरे के पूरे क्या है? आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहली बात। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ये तो मैंने आपको बतला दिया। जो ध्यान देना है वो ये कि सिंगल यूजर होता है, अर्थात एकल उपयोगकर्ता होता है। मल्टीटास्किंग होता है, एक साथ बहुत सारे कामों को हम कर सकते हैं। और मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, अर्थात एक साथ हम बहुत सारे प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। चलिए, इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या? ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैंने आपको बताया चाहे एमएस डॉस हो या एमएस विंडो हो, दोनों ही कैसे हैं? आपके क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात मालिकाना हक के होते हैं, प्रोप्राइटरी टाइप के होते हैं, अर्थात वो आपको लाइसेंस बेस पे ही मिलते हैं। तो ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन किसका हो गया? एमएस विंडोज का। ठीक है, हम आगे अपनी क्लास में जो विंडोज है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे विन, है ना। तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है बार बार। तो एमएस विंडोज को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे? विन, अर्थात क्या? विंडोज। विन का मतलब क्या होता है? विंडोज। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, देखिए। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जितने भी आपके एमएस विंडो हैं, जितने भी हमारे एमएस विंडोज है ना, एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम क्या पढ़ रहे हैं? इनके संस्करण को देख रहे हैं। जितने भी इसके संस्करण डे 1 से लेके जब पहला संस्करण आया था और आज वर्तमान में क्या पढ़ रहे हैं, इसके हम सभी वर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं। यहां से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए, सबसे पहला आता है आपका एमएस विंडो का 1.0, एमएस विंडो 1.0। ये आपका 1985 में, 1985, ये आपको डेट को बिल्कुल याद रखना है, 1985। 1985 में एमएस विंडो का पहला वर्जन आया था, एमएस विंडो 1.0। ये क्या है? आपका पहला वर्जन है। और इसमें क्या फीचर ऐड किया गया था? तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, वो क्या है आपका? एमएस पेंट। अभी हम देखेंगे आगे एमएस पेंट होता क्या है और क्या जोड़ा गया था, वर्ड प्रोसेसर को इसमें जोड़ा गया था। इन दोनों ही चीजों को हम समझेंगे। अभी आपको समझना है कि इसमें एमएस पेंट और वर्ड प्रोसेसर को इसमें जोड़ा गया था। बात कर लेते हैं एमएस विंडो का सेकंड जो वर्जन आया था वो क्या था आपका? एमएस विंडो 2.0। ये कब आया था? 1987 में आया था। बहुत ज्यादा ये समझने लायक नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं ऐड की गई हैं। ठीक है, हम यहाँ पास जो क्या पढ़ रहे हैं इसकी विशेषताओं को देख रहे हैं। ये क्या है आपका? ये पहले जो आपके पहले कॉलम में देख रहे हैं विंडोज के वर्जन, सेकंड कॉलम में देख रहे हैं कि उनको किस सन में, किस ईयर में उनको डेवलप किया गया है, और तीसरे कॉलम में हम देख रहे हैं कि इन वर्जन की क्या विशेषताएं हैं, इनमें क्या स्पेसिफिक है। ठीक है, तो तीसरे वाले क्या अब क्या आता है? एमएस विंडो। ये देखो, मैंने आपको बताया ना कि विंडो को मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में विन लिखूंगा। तो एमएस विंडो 3.0, इसको कब डेवलप किया गया था? 1990 में। और इसमें क्या फैसिलिटी जोड़ी गई थी? इसमें क्या नया जोड़ा गया था? क्या? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग था ये। यहां तक क्लियर हो रहा है? तो ये क्या हो गया आपका? एमएस विंडो 3.0 1990 और मल्टीटास्किंग। इसके बाद में आता है एमएस विंडो 3.1। याद रखना, क्या? 3.1। ये कब आया है आपका? 1992 में आया है। और ये जो आपका एमएस विंडो 3.1 था ना, ये क्या था आपका? विंडोज का एंटी सीरीज था। क्या था? विंडोज का एंटी सीरीज। और विंडोज के एंटी सीरीज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। अभी इसको एमएस विंडोज 3.1 को मैं विंडोज एंटी नहीं बोल रहा हूं, ये विंडोज एंटी सीरीज के, अर्थात एंटी श्रृंखला के कंप्यूटर थे। एंटी का मतलब, जो एंटी का फुल फॉर्म कभी आपसे पूछ ले विंडोज एंटी में एंटी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप बताओगे न्यू टेक्नोलॉजी।
लेकिन वहां से एक अर्थ और निकलता है। एग्जाम में आपको एनटी का फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी ही लेना है, लेकिन उस एनटी का एक अर्थ और निकलता है, वो होता है नेटवर्क, अर्थात सर्वर के लिए, कंप्यूटर सर्वर के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो आपका विंडोज 3.1 है, ये पहला नेटवर्क सर्वर के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम था। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था कि इसमें टास्क मैनेजर को जोड़ा गया था। किसको? टास्क मैनेजर को। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके विंडोज 3.1 जो कि 1992 में आया था, इसमें विंडोज टास्क मैनेजर को जोड़ा गया था। आपको अपने विंडोज में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी भी आपको टास्क मैनेजर को ओपन करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो क्या लिखोगे आप? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। और ये टास्क मैनेजर बेसिकली काम क्या करता है? जब कभी भी आपके फाइल्स या कंप्यूटर हैंग होता है तो हैंग फाइल को बंद करने के लिए, कभी भी कोई फाइल मान लीजिए हैंग हो रही है, ओपन नहीं हो पा रही है, तो उस हैंग फाइल को बंद करने के लिए क्या करते हैं हम? आप कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट दबा दोगे और किसी फाइल को हम ओपन कर रहे थे, वो कई बार देखा होगा वो फंस जाती है, तो क्या होगा कि वो फाइल क्लोज हो जाएगी। चलिए इसको नोट करिए, जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? और देखो, मैं इतनी लंबी लंबी आप लोगों की क्लासेस ले रहा हूं, आपको भी समझ में आ रहा है कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिल रहा है, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट्स वीडियो देख के निकलते हैं। लाइक कितने रहते हैं? 100-150 लाइक रहते हैं। कमेंट कितने रहते हैं? 20-25 कमेंट रहते हैं। मैं भी तो कुछ चाह रहा हूं आप लोगों से, और मैं इसका भूखा नहीं हूं कि आप लाइक करो, कि मेरे वीडियो पे बहुत लाइक आ रहे हैं, इससे मिलता कुछ भी नहीं है। क्या लगता है कि हाँ यार, मेरा वीडियो किसी को पसंद आया और उनने वीडियो को लाइक किया, तो इससे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है। मुझे ये इंटेंशन, ये मुझको मालूम पड़ता है कि हाँ, यदि उनने लाइक बटन दबाया है, उनके दिमाग में ये है कि ये वीडियो अच्छा लगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बेसिक आप लोगों को लाइक करना है। नहीं भी करते हैं मत करिएगा, लेकिन यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए, ये क्या हो गया हमारे, अभी हमने 4 वर्जन देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है विंडोज 90, विंडोज 95। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। विंडोज 95 का आपको पकड़ना है, जो ईयर है ना वो 95 रहेगा। विंडोज 98 में जो सन रहेगा वो 98 अर्थात 98 रहेगा। और जब आप विंडोज एमई पढ़ोगे तो उसका क्या रहेगा? 2000 रहेगा। और जब आप विंडोज 2000 पढ़ोगे उसका भी क्या रहेगा? 2000 रहेगा। सिर्फ इन चारों के लिए क्या रहेगा याद रखना, ये जो विंडोज एमई है इसका फुल फॉर्म होता है मिलेनियम, समझते हैं अभी। तो याद रखना कि विंडोज 95, 98 और विंडोज 2000, इसके लिए जो उनका ईयर है ना, उस ईयर के उनको नाम पे रखा गया है। इसके अलावा कोई भी विंडोज का यदि आपको 2010 या विंडोज 10 दिखाई देता है तो वो 2010 में नहीं आया था। केवल 95, 98 और विंडोज 2000 यही उनके सालों के नाम पे रखा गया है, सिर्फ इन्हीं को, और किसी को भी नहीं रखा गया है। तो देखो विंडोज 95 कब आया था? 1995 में। ये पहली बार इसमें स्टार्ट, ये क्या है आपका? स्टार्ट। पहली बार इसमें स्टार्ट बटन को जोड़ा गया था। आप अपने, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि स्टार्ट बटन आप लोगों ने देखा भी होगा अपने पीसी में, कि क्या कि स्टार्ट बटन आपने देखा होगा। यदि सपोज ये आपका पीसी है तो आपको यहाँ पास लेफ्ट साइड के कॉर्नर में सबसे नीचे आपको बॉटम में क्या दिखाई देता है? स्टार्ट बटन दिखाई देता है। तो पहली बार, और ये आपके व्यापम के किसी एग्जाम में याद नहीं आ रहा कि एग्जाम में पूछा है, पर ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस विंडो के वर्जन में पहली बार स्टार्ट बटन को जोड़ा गया था। तो आप बताओगे विंडोज 95 में। एक क्वेश्चन और पूछा है कि किसमें माई कंप्यूटर फीचर को जोड़ा गया है। अभी हम समझेंगे कि स्टार्ट बटन क्या होता है, माई कंप्यूटर क्या होता है। मैं आपको सिर्फ झांकी दिखा के भागने नहीं वाला, एक एक चीज क्लियर करूंगा। आपको पता है, यदि क्लास लेता हूं, टॉपिक लेता हूं तो क्लियर करता हूं, अदरवाइज नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्या क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्या है कि इसमें स्टार्ट बटन को जोड़ा गया, माई कंप्यूटर फीचर को जोड़ा गया और स्टार्ट मेन्यू को जोड़ा गया, स्टार्ट मेन्यू को। ठीक है, तो इसमें 3 फीचर जोड़े गए, स्टार्ट बटन, माई कंप्यूटर और स्टार्ट मेन्यू को। ये आपको ध्यान रखना, ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका विंडोज MS 95। फिर आता है आपका यहाँ विंडोज 98। तो याद रखना कि 98 के लिए क्या होगा? 98 इसका ईयर होगा। एड्रेस बार को जोड़ा गया, किसको? एड्रेस बार को जोड़ा गया, समझेंगे। और इसके अलावा क्या? यूएसबी और डीवीडी पोर्ट को जोड़ा गया, यूएसबी और डीवीडी पोर्ट को जोड़ा गया। कब? 1998 में। फिर आता है आपका एक वर्जन विंडोज ME। यहां पूछता है कि ME का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताओगे मिलेनियम। मिलेनियम क्या होता है? ME का फुल फॉर्म मिलेनियम। ये कब आया है? ये सन 2000 में इसको लाया गया था।
सिस्टम को रीस्टोर करने की इसमें सुविधा दी गई थी कि सिस्टम को रीस्टोर करने की, सिस्टम यदि किसी प्रकार से फेल्यूर होता है तो आप उसको दोबारा रीस्टोर कर सकते हो। इसके बाद में आता है विंडोज 2000। ये क्या है, 2000 जो है ये इसके साल के, जिस साल में ये बना था उसी पे इसका नाम रखा गया है। तो कब बना था, सन 2000 में बना था। प्लग एंड प्ले सुविधा इसमें दिया गया है, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है कि जैसे आप क्या करते हो, अपने मोबाइल में हेडफोन को या माइक्रोफोन को लगाते हो और लगाया और चालू कर दिया, अर्थात प्लग प्लग किया और प्ले कर दिया। अर्थात ऐसी डिवाइसेस जो सीधे आप किसी सिस्टम में लगाओ और उसको यूज करो, प्लग करो और यूज करो। तो इसका प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली जोड़ने के लिए, जैसे आपके कंप्यूटर में क्या करोगे, आप कोई भी बाहरी डिवाइस, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस, जैसे ही उनको आप अपने सिस्टम में लगाओगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उनको ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, आपको उसको ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, उनको डिटेक्ट कर लेगा और उसको प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, 95 से लेकर के 2000 तक के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हो गए, वर्जन हो गए। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके विंडोज 2000 में कि प्लग एंड प्ले, पेरिफेरल डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली जोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए अब आता है विंडोज एक्सपी। जो विंडोज एक्सपी था ना, ये सबसे अधिक लोकप्रिय था, मतलब जितने भी अभी तक वर्जन आए थे तो उनमें से सबसे अधिक लोकप्रिय वर्जन क्या था, आपका विंडोज एक्सपी। तो आपसे कई बार क्या करता है, एक्सपी का फुल फॉर्म पूछता है। तो इसका एक्सपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपीरियंस। क्या होता है एक्सपी का फुल फॉर्म, यहाँ विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपीरियंस। ये कब आया था, आपका सन 2001 में आया था। कब आया था, 2001 में आया था। सबसे लोकप्रिय संस्करण था, आपको इसमें ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका विंडोज विस्टा। क्या आता है, विंडोज विस्टा। ये कब आया था, सन 2006 में आया था। और इसमें क्या जोड़ा गया था, फोटो गैलरी को जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका विंडोज 7। ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है और आज वर्तमान में भी इसको लोग यूज कर रहे हैं। अभी भी लोग यूज कर रहे हैं इसको, कई लोग इसको यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत यूज करने में बहुत ही ज्यादा आसान था। अब देखो क्या है, विंडोज 7 अर्थात विंडोज 7। तो यहां पास इसको आप कंफ्यूज मत होना कि 7 अर्थात 2007। इसका जो डेवलपमेंट ईयर था वो क्या था, इसका 2009 था। क्या, 2009। और ट्रिक याद रखना कि 9 में से यदि आप 2 को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको 7 मिल जाएगा। तो विंडोज 7 कब आया था, 2009 में आया था। विंडोज 7 के प्रमुख वर्जन आपसे एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विंडोज 7 का वर्जन है या नहीं है, आपसे ये पूछता है। तो याद रखना कि विंडोज 7 के जो इंपॉर्टेंट वर्जन है, इसके विंडोज 7 के ही अन्य संस्करण क्या है, स्टार्टर, विंडोज 7 स्टार्टर, प्रोफेशनल नाम से आता है। ये प्रोफेशनल लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा, प्रोफेशनल। ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा, आप गलत लिखा हुआ है, प्रोफेशनल पढ़िएगा। फिर आता है होम बेसिक, फिर आता है होम प्रीमियम, और इसके बाद में एक आता है अल्टीमेटम। क्या, अल्टीमेटम। तो ये सब क्या है, इसके विंडोज 7 के वर्जन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है फिर विंडोज 8। ये कब लाया गया था, विंडोज 8 को कब लाया गया था, इसको लाया गया था 2012 में। विंडोज 8 को कब लाया गया था, 2012 में लाया गया था। और इसमें एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी। क्या हो गया था कि आपके कंप्यूटर सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, विंडोज से स्टार्ट बटन को हटा दिया गया था। स्टार्ट बटन को हटा दिया गया था। बाद में इसकी बहुत आलोचना हुई और अंतिम में 2010 में दोबारा इसको स्टार्ट बटन को लाना पड़ा, क्योंकि स्टार्ट बटन को यूज करना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने से बहुत सहूलियत होती थी। तो विंडोज 8 में याद रखना क्या कर दिया था, स्टार्ट बटन को हटा दिया था। चलिए इसको नोट करिए, आगे समझते हैं फिर। देखिए अब क्या आता है, विंडोज 8.1। आपका विंडोज 8 कब आया था, 2012 में आया था। तो विंडोज 8 में कुछ खामियां थी। जो विंडोज 8 आया था ना, उसमें कुछ खामियां थी, कुछ उसमें कुछ त्रुटियां, कुछ ऐसी कमियां थी। उनको दूर करने के लिए, विंडोज 8 की खामियों को दूर करने के लिए क्या लाया गया था, विंडोज 8.1 लाया गया था। अब इसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका विंडोज 10, जो अभी की डेट में सर्वाधिक यूज हो रहा है। तो जो विंडोज 10 है, ये विंडोज 10 क्या है, आपका विंडोज एनटी। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था ना कि जो आपका विंडोज 3.1 था वो कैसा था, आपका विंडोज एनटी अर्थात नेटवर्क टेक्नोलॉजी या सर्वर सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक श्रृंखला का एक भाग था। तो कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, विंडोज 10 अपने आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है कि इसको हम सर्वर के लिए भी, है ना, सर्वर वगैरह के लिए भी इसको, जैसे आप लोकल एरिया लैन वगैरह यूज करते हो ना, लैन हो गया, वैन हो गया। तो ये जो विंडोज 10 है, इसको हम सर्वर वगैरह, जब हम अपने किसी कंप्यूटर को किसी सर्वर से जोड़ते हैं
तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमको सर्वर में जुड़ने के लिए सपोर्ट करे, तो विंडोज 10 उनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको सर्वर से जुड़ने के लिए सपोर्ट करता है। तो दोबारा क्या किया गया था, ये विंडोज 10 था, ये एनटी सीरीज, अर्थात एनटी का फुल फॉर्म तो न्यू टेक्नोलॉजी होता है, पर कैसा, इसका दूसरा अर्थ होता है नेटवर्क। तो जो विंडोज 10 है ये विंडोज एनटी अर्थात नेटवर्क या सर्वर सीरीज की श्रृंखला का एक भाग है। ठीक है, तो विंडोज 10 इसको कब लाया गया था, 2015 में लाया गया था। याद रखना, ये डेट आपसे पूछ सकता है, विंडोज 10 को कब लाया गया था, 2015 में लाया गया था। चलिए, तो ये इसमें क्या है, इसमें स्टार्ट बटन को दोबारा पुनः जोड़ दिया गया है ना। 8 में क्या किया था, हटा दिया गया था, और 10 में क्या कर दिया गया, उसको दोबारा जोड़ दिया गया। इसके बाद में याद रखना कि जो इसमें वेब ब्राउजर है, जो आपका विंडोज 7 था, विंडोज 7 में बात कर लें, विंडोज 7 में जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर, डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आपको उसमें खुद से कुछ नहीं करना है। जब कंपनी बना के दे रही है तो वो उसमें प्री इंस्टॉल करके दे रही है, उसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। क्या, बाय डिफॉल्ट। तो ये विंडोज 10 में जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या नाम है उसका, माइक्रोसॉफ्ट एज। इसके पहले विंडोज 10 के पहले जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर जिसमें हम किसी चीज को सर्च करते हैं, आपको पता होगा वेब ब्राउजर, आगे भी मैं पढ़ाऊंगा अपनी क्लासेस में जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे। तो वेब ब्राउजर क्या है, इसमें आपके विंडोज 10 में डिफॉल्ट जो कंपनी द्वारा दिया जा रहा है बाय डिफॉल्ट, वो क्या है, एमएस एज। और इसके पहले क्या होता था बाय डिफॉल्ट, वो था आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके पहले आता था बाय डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन क्या किया गया, समय के साथ में उसको हटा के वेब जो ब्राउजर है वो बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया गया, एमएस एज कर दिया गया। इसके बाद में इसमें एक फीचर दिया गया वॉइस असिस्टेंट का। क्या, जैसे कि आपने देखा होगा गूगल में होता है, आपके एप्पल में होता है, मैं सीरी वगैरह रहता है। देखिएगा, जैसे ही मैं भी कहूंगा ना कि सीरी, तो अभी आपका ना यहाँ पास में ये तुरंत जो सिस्टम है ये इसको लेने वाला है। अभी नेट बंद साथ तक लिया नहीं। तो क्या है कि ये क्या है आपका वॉइस असिस्टेंट, जिसे बोलते हैं ना कि हेलो गूगल या हेलो सीरी। तो ये क्या है आपका, जो आपके विंडोज का जो वॉइस असिस्टेंट है, इसका नाम क्या है, कॉर्टाना। कॉर्टाना, याद रखिएगा। क्या, CORTANA, कॉर्टाना, है ना। इसको पढ़ते क्या है, कॉर्टाना। ये क्या है आपका, ये आपका गूगल एमएस विंडोज 10 में एक वॉइस असिस्टेंट दिया गया है कि आप उससे बोल के कुछ भी यूज कर सकते हैं, कि ओपन माइक्रोसॉफ्ट, ओपन कॉलिंग, कॉलिंग राजू, कॉलिंग राहुल। तो ये क्या है आपका वॉइस असिस्टेंट है, उसका नाम क्या है, कॉर्टाना। इसके बाद में एक इसमें बहुत अच्छा फीचर दिया गया है, उसका नाम है मल्टीपल। जो फीचर ऐड जोड़ा गया है, मल्टीपल डेस्कटॉप, या इसको हम बोल सकते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप। मतलब क्या होता है कि जैसे आप कभी भी अपना कंप्यूटर ओपन करते होंगे तो उसमें आपको सिंपल एक ही डेस्कटॉप दिखाई पड़ता है। लेकिन जो विंडोज 10 में क्या है कि आप इसमें मल्टीपल डेस्कटॉप ओपन कर सकते हो। एक पैरेलल डेस्कटॉप को आप और ओपन कर सकते हो, तो उसको हम कई बार क्या बोल देते हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप भी बोल देते हैं। इसीलिए इसमें एक नया फीचर जोड़ा गया है जिसका नाम क्या है, मल्टीपल डेस्कटॉप। हो रहा है क्लियर। इसके बाद में आपका अंतिम आता है, वो क्या है आपका विंडोज 11। इसको कब लाया गया है, 2021 में लाया गया है। और ये भी क्या है आपके एक एंटी, अर्थात एंटी का मतलब यहां समझना, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एंटी का मतलब क्या, एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, या उसकी श्रृंखला का एक भाग है। तो ये हमारे सभी विंडोज के क्या हो गए, वर्जन हो गए, और उसके बारे में हमने डिटेल में किसकी क्या विशेषता होती है उसको भी कवर कर लिया। ठीक है, नोट करिए। चलिए, तो ये हमारे विंडोज के सारे वर्जन हो गए, है ना। कभी भी आपसे यहाँ से कुछ भी पूछेगा तो अब आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूट नहीं पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखना कि कई बार क्या करता है, आपसे एग्जाम में आपने देखा होगा, आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, 32 बिट का एग्जाम्पल है, 64 बिट का एग्जाम्पल है। एमएस विंडो की बात कर रहे हैं, तो समझिएगा, देखिएगा हमारे पास में ना बेसिकली क्या है, एमएस हमने देखा क्या, एक एमएस डॉस। एमएस डॉस क्या है, क्यों अलग है, कि एक तो क्या सिंगल यूजर है, और कैसा है ये, CUI आधारित, अर्थात कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आधारित आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था। और इसके बाद में क्या आया, इसके बाद में आया आपका यहां से क्या, एमएस विंडो। एमएस विंडो, तो ध्यान दीजिएगा एमएस विंडो क्यों आया, कि एमएस डॉस को रिप्लेस करने के लिए, कि भाई हम बार बार किसी कमांड को टाइप करते हैं, हमको बहुत समय लगता है, बहुत ही इरिटेटिंग होता है, इसको रिप्लेस करो और एमएस विंडो को लाओ। क्यों, इसमें आपका GUI फीचर्स है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फीचर होता है। अब आपका ये जो एमएस डॉस होता है, जो आपका एमएस डॉस होता है और एमएस विंडो, तो समझिएगा ये क्या करता है, एक चीज को और बांटता है। जो आपका एमएस डॉट था ना, ये आपका 16 बिट क्या था, आपका 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। कैसा, 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। और जो आपका एमएस विंडो है, तो एमएस विंडो में ना एक लक्ष्मण रेखा बनती है, आपके एमएस विंडो में एक लक्ष्मण रेखा बनती है कि जितने भी वर्जन
या हम बात कर लें जो विंडो आपका 2000 है, जो एमएस विंडो 2000, जो एमएस विंडो 2000 है, तो एक से लेके एमएस 1.0 से लेके, हमने देखा था क्या एमएस विंडो 1.0 से लेके, जीरो से लेके और आपके विंडोज 2000 तक जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं, ये सभी कैसे थे? ये आपके 32 बिट के, कैसे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम थे। और जो विंडोज 2002 के बाद में, विंडोज 2002 के बाद में जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं, कैसे विंडोज 2002 के बाद में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं, वो कैसे हैं? वो सभी क्या करते हैं? वो 64 बिट सपोर्ट करते हैं, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो अब हमको समझ में आ गया कि आपका एमएस डॉस क्या है, 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी कहानी खत्म। अब आते हैं कि 32 और 64 में, तो जो एमएस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1.0 से लेकर के जो आपका विंडोज 2000 है, यहां तक के जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी के सभी क्या है? आपके 32 बिट के हैं। और विंडोज 2000 के बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, वो कैसे होंगे? आपके 64 बिट के होंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो 64 बिट के होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ 64 बिट में काम करेंगे, ये 16 को भी काम कर देंगे, 32 में भी काम कर देंगे। और यदि हमारे पास में 64 बिट तक का निर्देश, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस आ गया, तो उसको भी क्या कर देंगे? ये कैलकुलेट कर देंगे या एग्जीक्यूट कर देंगे। समझिएगा भाई, आपके पास में सपोज पानी की एक बोतल है, इसमें यदि 1 लीटर पानी आता है, तो मैक्सिमम आप इसमें कितना पानी भर सकते हो? 1 लीटर पानी भर सकते हो। पर कोई कहेगा भैया कि इसमें मेरे पास में मेरे को आधा लीटर पानी भरना है, तो भी इसमें आप भर सकते हो। 250 ml 250 ml को पानी भरना है, तो भी इसमें आप उतना पानी भर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम कितना भर सकते हो? 1 लीटर पानी भर सकते हो। ठीक उसी तरह से ये जो आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो 64 बिट सपोर्ट करते हैं, ये 64 बिट सपोर्ट करते ही करते हैं, साथ में 32 बिट भी कर सकते हैं और 16 बिट को भी वो सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये बार बार 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट है क्या? ये मैंने आपको जब कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ा रहा था, तो मैं आपको बताया था कि जो कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं, उसके अंतर्गत एक फीचर आता है, वो क्या होता है? वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ होता है, शब्द परास होता है। उसका मतलब क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो आपका सीपीयू है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर है, वो एक बार में कितने निर्देशों को या कितने इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है, तो वहां हम उसको नापते हैं। तो 64 बिट का मतलब क्या हुआ कि एक बार में 64 बिट के बराबर जो निर्देश या इंस्ट्रक्शंस होंगे, उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये क्या हो गया आपके? कभी भी आपसे पूछ ले कि एमएस विंडो कौन सा किसको सपोर्ट करता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पहले से लेके दो एमएस विंडो 2000 तक सभी 32 बिट के हैं। और बात कर ले कि आपका क्या विंडोज 2000 के बाद में, विंडोज 2000 के बाद में जितने भी आपके आए हैं, वो कैसे हैं? आपके सभी कैसे हैं? आपके सभी 64 बिट के हैं। और बात कर ले स्पेसिफिक, तो एक आपका आपने देखा होगा विंडोज, जो मैंने आपको बताया विंडोज एक्सपी, इसकी खासियत क्या थी? ये सबसे लोकप्रिय था, सबसे 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 ज्यादा लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ था। तो ये कब आया था? आपका विंडोज एक्सपी जो है आपका सन 2001 में आया था। और इसी का एक वर्जन आया था, तो इसी के अंतर्गत पहली बार इसी में कब लॉन्च किया गया था? आपके विंडोज एक्सपी में 64 बिट वर्जन को लॉन्च किया गया था पहली बार। जो विंडोज एक्सपी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी में पहली बार 64 बिट को लॉन्च किया गया था। तो ये आपकी जस्ट एमएस विंडो 2000 के बाद में, क्या हमने अभी पढ़ा भी है, विंडोज 2000 के बाद में एमएस विंडोज एक्सपी आता है, और इसी में पहली बार 64 बिट को क्या किया गया था? इनेबल किया गया था। तो ये हमारा बिट की होगी पूरी कहानी क्लियर। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन भविष्य में आपको आएगा तो छूटने नहीं वाला, इसको नोट करिए। ठीक है, सबको हो गया ना क्लियर? चलिए, अब आता है क्या आपका, हमने अभी तक क्या देखा कि आपके विंडोज के वर्जन देखे। अब हम क्या करते हैं कि आपका एमएस विंडो को समझते हैं कि एमएस विंडो के अंतर्गत क्या क्या होते हैं, इसके एमएस विंडो होता क्या है, इसके पार्ट क्या होते हैं। तो जैसे ही आप क्या करोगे, सबसे पहला आता है क्या, आपने एक पढ़ा होगा, बार बार यूज करते हो, डेस्कटॉप। तो सबसे पहले समझिए डेस्कटॉप होता क्या है कि विंडोज में बूटिंग समाप्त होने के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन, याद रखिएगा, यह आपसे परिभाषा को भी पूछ सकता है। विंडोज में जितने भी आप विंडोज के वर्जन पढ़ लीजिए, जितने भी आप विंडोज के वर्जन को पढ़ लीजिए, सबकी कॉमन कहानी बता रहा हूं कि जैसे भी आप अपने कंप्यूटर को ओपन करोगे, यदि उसमें विंडोज सॉफ्टवेयर है, जैसे इसको आप ओपन करते हो, तो बूटिंग समाप्त होने के बाद दिखाई देने वाला जो आपका पहला स्क्रीन, जो आपको पहली स्क्रीन दिखाई देगी, तो वो क्या होगी? वो आपकी कहलाएगी क्या? वो क्या कहलाएगी? आपकी डेस्कटॉप कहलाएगी।
ठीक है। दिखने में कैसी होती है, जैसे ही आप अपने सिस्टम को खोलते होंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देती है। ये क्या है, मैंने जो एग्जांपल लिया है विंडोज 2007 का लिया है, क्योंकि क्या है 8 और 10 में बहुत डिफरेंस है। तो एग्जाम में जनरली क्वेश्चन कहां से बनते हैं, जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो विंडोज 2007 के पर्पज से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में मेनली। तो हमको उसी को समझना है पहले, है ना। तो आप ये मत होना कि अब क्या है कि यदि हम सबका डेस्कटॉप पढ़ने चले गए विंडोज 10 का, 8 का और आपके 11 का, तो फिर डेस्कटॉप में पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो कहाँ से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको बता रहा हूं मैं। तो किसी भी विंडोज को यदि आप ओपन करोगे तो सबसे पहली स्क्रीन क्या होती है आपका, उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप के जो सबसे इंपॉर्टेंट घटक या पार्ट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, देखिएगा। आपका पहला होता है वॉलपेपर, दूसरा होता है गैजेट्स, तीसरा होता है स्क्रीन सेवर, चौथा होता है आइकन्स और पांचवा होता है टास्क बार। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो आपको इंग्लिश में पढ़ना भी होती हैं और समझना भी होती हैं और समझाया भी जाता है। अब यहाँ पास मत कहना कि सर ये वॉलपेपर गैजेट्स ये आप डेली यूज कर रहे हो, आपको भी पता रहता है, इसमें कोई कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। अब एक एक करके समझिए कि आपका सबसे पहले वॉलपेपर क्या होता है। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बैकग्राउंड में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये हल्का सा शेडो हुआ है। और ये जो आपको ये यहाँ जो आपको एक डिजाइन दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, ये आपका कहलाता है वॉलपेपर। अर्थात जो आपको डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है ना, तो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड। इसके बाद में यहाँ पर देखो ये जो आपको इस तरफ से यहाँ दिखाई देते हैं रिसाइकल बिन, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं आइकन्स। ये क्या है, आइकन्स है, ग्राफिक आइकन्स होते हैं, चित्र के रूप में हमको ये दिखाई देते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक आइकन्स। इसके बाद में क्या आता है आपका स्क्रीन सेवर। अभी आजकल तो ज्यादा यूज में नहीं होता है, पहले पहले की बात कर रहे हैं, अर्थात 8-10 साल पहले आपने देखा होगा या अभी भी यूज होता है। कभी आपने कंप्यूटर को एक निश्चित समय के लिए यूज नहीं किया तो उसमें क्या है, एक ऐसी 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 से एक डॉट बिंदु घूमती रहती है, कुछ ना कुछ चलते रहता है, लगातार कुछ घूमते रहता है। तो वो क्या होता है, स्क्रीन सेवर होता है। मतलब क्या, यदि आप कंप्यूटर सिस्टम को यूज नहीं कर रहे हो तो क्या कर देता है, उसके सारे सिस्टम को कुछ देर के लिए रोक देता है, हमारी स्क्रीन के टाइम को और बैटरी को बचाता है। तो वो क्या होता है, आपका स्क्रीन सेवर होता है। इसके बाद में बात करते हैं आपका आइकन, तो हमने देख ही लिया। अब आता है आपका टास्क बार। तो ये जो आपके, जब आप डेस्कटॉप को ओपन करोगे तो आपके डेस्कटॉप में सबसे नीचे देखो, यहाँ पर सबसे नीचे जो आपको दिखाई देता है एक पट्टी दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, इसमें यहाँ पर देखिए ये आपका क्रोम दिखाई दे रहा है, आपको कुछ फाइल दिखाई दे रही है। जो सबसे नीचे पट्टी होती है इसको हम बोलते हैं क्या, आपका टास्क बार। और इस टास्क बार में यहां पास आपने देखा होगा, जहां जनरली आपको टाइम दिखाई देता है और वर्तमान का टाइम और वर्तमान की डेट दिखाई देती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिस्टम ट्रे। इसे हम कहते हैं सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे। तो यदि आपसे पूछ ले कि सिस्टम ट्रे किसका भाग होता है, तो आप बताओगे ये आपका टास्क बार का एक भाग होता है। चलिए इसको आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो या नहीं भी करो, ये तो आपको ध्यान में रखना है और इसको आप नोट कर सकते हो। चलिए जल्दी जल्दी से इसको फटाफट नोट करिए, फिर आगे समझते हैं कि कहते हैं कि सब होता क्या है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, डेस्कटॉप देखा। अब आइए डेस्कटॉप के क्या क्या इंपॉर्टेंट घटक है उनको समझते हैं। सबसे पहला क्या है आपका वॉलपेपर। वॉलपेपर क्या होता है कि डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाला बैकग्राउंड कलर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर क्या देखो आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले ग्राफिकल चित्र। याद रखना, इस शब्द को पकड़ना, ग्राफिकल चित्र क्या होते हैं, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले ग्राफिकल चित्र। ग्राफिक का मतलब ही क्या होता है, चित्र होता है। ठीक है, तो ये हो गया आइकन्स। आइकन को यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार क्रिएट भी कर सकता है। जो आपको आपकी डेस्कटॉप पे आइकन दिखाई देते हैं, आप लोगों ने क्रिएट भी कई बार किया होगा। तो आइकन को यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार क्रिएट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में आता है यूजर किसी फाइल या एप्लीकेशन का शॉर्टकट। यूजर किसी फाइल या एप्लीकेशन का शॉर्टकट तैयार कर सकता है। अर्थात ये जो आइकन होते हैं ये क्या हो सकते हैं, किसी भी फाइल, आपको किसी भी फाइल को या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, आपने कभी कई बार देखा होगा ना कि सपोज कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, आपको उसको अपने डेस्कटॉप में रखना है, तो उससे क्या करते हो, आप एक शॉर्टकट क्रिएट कर देते हो। सपोज आपके नाम से आपने डाल दिया, कई बार आपके अपने डेस्कटॉप में देखा होगा, कुछ फोल्डर आप बना देते हो, लिख देते हो इसमें क्या, जो भी आपका नाम होगा, मान लीजिए राहुल, तो आपने क्या लिख दिया, राहुल नाम से एक फोल्डर बना दिया और उसको डेस्कटॉप पे डाल दिया। तो ये क्या हो गया, आपका एक आइकन हो गया। यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा, जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स, वीडियो, ऑडियो जो कुछ भी रहेंगे वो सभी के सभी इस फोल्डर के अंदर रहेंगे। तो क्या करता है यूजर, इसको फाइल या किसी एप्लीकेशन को शॉर्टकट के रूप में तैयार कर सकता है। वो क्या कहलाएगा, आपका आइकन कहलाएगा। अब विंडोज 7 के मुख्य 4 घटक
आपके विंडोज 7 के मुख्य 4 घटक क्या होते हैं उनको आपको पढ़ना है। विंडोज 7 क्या, देखो विंडोज 7 की बात कर रहा हूं मैं, अर्थात विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि अधिकतर आपके एग्जाम में विंडोज 7 से संबंधित प्रश्न पूछता है, वो विंडोज 10 पे नहीं जाता है, क्योंकि विंडोज 10 की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है और हमसे बेसिक कॉन्सेप्ट पूछते हैं, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाता है, इसलिए अधिकतर आपके विंडोज 7 को ही पकड़ता है वो। ठीक है, तो इसी को हमको पढ़ना भी है। तो विंडोज 7 के जो मुख्य रूप से जो घटक होते हैं हमको चार पार्ट को पढ़ना है। एक होता है कंप्यूटर, या इसको कई बार हम बोलते हैं माई कंप्यूटर, या हम बोलते हैं दिस पीसी। या आपने अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे देखा होगा कि आपको सबसे ऊपर साइड में एक आइकन दिखाई देता है, उसमें कई बार लिखे रहता है माई कंप्यूटर या दिस पीसी। तो याद रखना कि जितने भी ये जो आपका जो पहला पार्ट है क्या है, कंप्यूटर, माई कंप्यूटर या दिस पीसी, सभी तीनों एक ही चीजों के नाम है, अलग अलग नाम है, पर चीज यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसी एक ही चीज की बात हो रही है, एक ही पार्ट्स की बात हो रही है। इनको 3 अलग अलग नाम से जानते हैं, कंप्यूटर भी बोलते हैं, माई कंप्यूटर भी बोलते हैं और दिस पीसी भी बोलते हैं। बेसिकली जो आपका विंडोज 7 है, जो विंडोज 7 है इसमें इसको बोला गया था माई कंप्यूटर। विंडोज 7 के बाद में जितने भी वर्जन आए हैं उसमें दिस पीसी आता है, और विंडोज 7 के पहले जितने वर्जन आए थे उसमें कंप्यूटर नाम से ये आता था। विंडोज 7 में इसको माई कंप्यूटर बोला गया। विंडोज 7 के बाद जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन आए उसमें इसको दिस पीसी बोला गया, और विंडोज 7 के पहले जितने भी वर्जन थे उनमें इनको कंप्यूटर कहा जाता था। फिर इसके बाद में आता है सेकंड नंबर का रिसाइकल बिन, सबसे अधिक आप लोग सुने होंगे, यूज भी किए होंगे और जानते भी होंगे। फिर आता है एक आपका डॉक्यूमेंट्स, और फिर एक आता है नेटवर्क प्लेसेस। ये किसकी बात हो रही है? ये आपके विंडोज 7 के इंपॉर्टेंट घटक की बात हो रही है, पार्ट्स की बात हो रही है। चलिए, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्ट्स या घटक की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पास क्या बताना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पास देखिएगा। देखो अभी हमने क्या देखा, रिसाइकल बिन, तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये क्या है, आपके विंडोज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसाइकल बिन। और हमने क्या देखा, देखो क्या देखा, रिसाइकल बिन देखा, और क्या देखा, माई कंप्यूटर देखा, और क्या देखा, नेटवर्क प्लेस देखा, और डॉक्यूमेंट देखा। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको दिखा रहा हूं, ये देखो आपको, ये आपको रिसाइकल बिन दिखाई दे रहा है, ये नेटवर्क दिखाई दे रहा है आपको, और आप देखिएगा यहाँ पास ये क्या है, ये आपको कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। तो हमको क्या करना है, अब इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, विंडोज 7 के मुख्य घटक पढ़ रहे हैं, आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 के मुख्य घटक। तो चलिए अब इनको एक एक को समझते हैं, ये क्या होते हैं। देखो सबसे पहला क्या आता है, कंप्यूटर, माई कंप्यूटर या दिस पीसी। यह मुख्य फोल्डर होता है जिसे एक कंप्यूटर में उपलब्ध सभी फाइल्स, क्या उपलब्ध सभी फाइल्स, फोल्डर, डिस्क ड्राइव, CDEF आदि को दर्शाया जाता है। आपने देखा होगा जैसे ही आप अपने डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर को या दिस पीसी को ओपन करते हो तो आपको क्या दिख जाता है, CDEF करके आपको सारी फाइल दिख जाती होंगी, डाउनलोड्स भी है, पब्लिक भी है, डेस्कटॉप भी है। मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी फाइल्स हैं सारी की सारी आपको फाइल्स, फोल्डर, डॉक्यूमेंट सब आपको किसमें दिख जाता है, आपको माई कंप्यूटर में या दिस पीसी में दिख जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, तो आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि किस फोल्डर में या किस आइकन में, किस पार्ट्स में आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम की समस्त फाइल्स, फोल्डर या डिस्क ड्राइव का मतलब क्या होता है, CDE जो आपको दिखाई देती है, ये क्या होती है, आपके हार्ड डिस्क को जो हम अलग अलग भागों में बांटते हैं उसको हम बोलते हैं, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्ड डिस्क होती है उसको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। मैंने आपको बताया भी था अपनी लास्ट क्लास में, 2-3 क्लास पहले आपको बताया था। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क ड्राइव बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपके हार्ड डिस्क को लॉजिकल रूप में हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो वो क्या होता है, डिस्क ड्राइव होता है, C फाइल, D फाइल, E फाइल। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका माई कंप्यूटर या दिस पीसी हो गया। और इसको ओपन करने के लिए, माई कंप्यूटर को या दिस पीसी को ओपन करने के लिए जिस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हो, तो क्या करना है आपको, आपके कीबोर्ड में एक या तो विन लिखा होगा किसी की में, और या तो फिर विंडोज का इस तरह से साइन बना होगा। या तो की में आपकी, ये मान लो सपोज ये आपके कीबोर्ड में एक की है, तो इसमें या तो ऐसे विन लिखा होगा, या तो इसमें विन लिखा होगा, और या तो क्या होगा, इसमें विंडोज का ऐसे करके साइन बना होगा। तो उसको दबाओगे, साथ में ई को दबाओगे, तो क्या खुल जाएगा आपका, दिस पीसी या माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। और जैसे ये ओपन होगा, आप उसमें जिस भी फाइल में, जिस भी फोल्डर में आपको जाना है वहां से आप जा सकते हो। C में जाना है, D में जाना है, डाउनलोड्स में जाना है, तो यहां से आप किसी भी फाइल या फोल्डर में जा सकते हो। सेकंड नंबर का आता है डॉक्यूमेंट्स। याद रखना क्या आपका, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, एक फोल्डर के अंतर्गत यूजर द्वारा क्रिएट किए गए फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स को दर्शाया जाता है।
जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि आपने कोई फोल्डर बनाया, आपने अपना कोई फोल्डर बनाया और उसके अंदर आपने अपने नोट्स डाल दिए, अपना एडमिट कार्ड डाल दिए, अपनी फोटो, अपना सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, जो भी आपको अपने डॉक्यूमेंट डालने थे, तो आपने एक फोल्डर बनाया, उसमें आपने अपना सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अपने नोट्स, पीडीएफ उसमें डाल दिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या होता है कि एक फोल्डर होता है जिसके अंतर्गत यूजर क्या करता है, उस फोल्डर को पहले क्रिएट करता है और उसके अंतर्गत फाइल या डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, दर्शाता है। डॉक्यूमेंट्स की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सी ड्राइव से स्पेस उपलब्ध होता है। इन्हें आपके डॉक्यूमेंट्स को सी ड्राइव से स्पेस उपलब्ध होता है, मतलब समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं, फिर से देखिएगा ना। जो डॉक्यूमेंट्स होता है ये सी ड्राइव में इसको स्पेस उपलब्ध होता है। अर्थात कभी भी, जब कभी भी आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते होगे, तो जो आपका डेस्कटॉप होता है, बोलते हैं ना कि भाई कभी भी अपने डेस्कटॉप को पूरा भर के मत रखो। अर्थात जो भी आपको फाइल वगैरह, जो भी आपको वीडियो ऑडियो रखना है, आप उसको डिस्क ड्राइव में C, D, E, F के अंतर्गत रखो, उसको आप अपने डेस्कटॉप में मत रखो। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, वो आपके सी ड्राइव में जो भी कंटेंट आपके डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है, वो सी ड्राइव का स्पेस खा रहा है। आपने देखा होगा ना कि आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव होता है। तो जो सी ड्राइव होता है ना, उसके अंतर्गत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर हो या प्रोग्राम होते हैं, वो सी ड्राइव में होते हैं। इसीलिए हमको कभी भी सी ड्राइव को ज्यादा नहीं भरना चाहिए। यदि उसमें ज्यादा कंटेंट भरा गया तो उसमें, उससे क्या होता है, आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या कि कभी भी आपको कोई भी जितनी काम की चीजें हो, जितनी कम से कम मेमोरी या स्पेस की चीजें हो, उनको आपको अपने डेस्कटॉप पे रखना चाहिए। अदरवाइज आपको अपने डेस्कटॉप को खाली या साफ रखना चाहिए। जितना ज्यादा कंटेंट आप अपने डेस्कटॉप में भर दोगे तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपको डेस्कटॉप पे दिखाई देता है, जो भी फोल्डर दिखाई देते हैं, वो कहाँ का स्पेस खाते हैं, वो आपके सी ड्राइव का स्पेस खाते हैं। ठीक है, सी ड्राइव के स्पेस में वो जाकर बैठते हैं। तो इनको आपको, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको, या जो ज्यादा मेमोरी, ज्यादा स्पेस की फाइल्स होती है या ऑडियो वीडियो होते हैं, उनको आपको अपने डेस्कटॉप पे नहीं रखना चाहिए। इसके बाद में आता है एक नेटवर्क प्लेस, आपको एक आइकन दिखाई देता है। इसमें आप जब इसको ओपन करोगे तो ये बताएगा कि आपके कंप्यूटर, जो आपका कंप्यूटर है, वो उसमें कौन कौन से नेटवर्क अभी अवेलेबल हैं। आप कभी ओपन भी करते होगे तो आपको बहुत सारे वाईफाई कनेक्शंस या ब्लूटूथ दिखाई देता होगा। तो यहाँ आपको क्या दिखाता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें कौन कौन से नेटवर्क कनेक्शन उपलब्ध हैं। ये कहाँ दिखाई देता है? आपको नेटवर्क प्लेस पे दिखाई देता है। ठीक है, नोट करिए इसको। चलो, अब क्या आता है, रिसाइकल बिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसाइकल बिन कंप्यूटर से अस्थायी रूप से डिलीट की गई फाइलों को रखा जाता है एवं आवश्यकता के अनुसार पुनः रीस्टोर किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अस्थायी, अर्थात आप अपने कंप्यूटर से टेम्परेरी जिस फाइल को डिलीट कर रहे हो, जिस वीडियो को, जिस ऑडियो को, जिस भी फोल्डर को, जिस भी फाइल को आप टेम्परेरी डिलीट कर रहे हो, वो कहां जाएगा? आपके रिसाइकल बिन में जाएगा। आप पूछोगे सर ये टेम्परेरी क्या होता है? टेम्परेरी मतलब कुछ परमानेंट भी होता होगा। हाँ, आपको कोई भी फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी ऑडियो वीडियो आपको डिलीट करना है, यदि आप उसको शिफ्ट के साथ में, यदि आपने दबा दिया क्या, शिफ्ट, यदि आपने शिफ्ट की दबाई और साथ में क्या दबा दिया, डिलीट दबा दिया, तो वो क्या होगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। कैसा? आपका परमानेंटली, परमानेंटली क्या होगा, वो आपका वो फाइल, वो फोल्डर, वो जो कुछ भी, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, वो क्या होगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। और यदि आपने केवल किसी भी फाइल को या फोल्डर को या किसी भी ऑडियो वीडियो किसी चीज को यदि आपने केवल डिलीट करके दबाया, तो वो आपका टेम्परेरी डिलीट होता है और वो कहां जाएगा? आपके रिसाइकल बिन में जाएगा। अब ये जो रिसाइकल बिन होता है, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रिसाइकल बिन, जो आपके पास में हार्ड डिस्क है, अर्थात सेकेंडरी मेमोरी है, उसका कितना स्पेस हार्ड डिस्क, जो आपका रिसाइकल बिन है, वो कवर करता है। तो आपके हार्ड डिस्क का लगभग लगभग 10%, है ना, लगभग 10% या 10% से अधिक नहीं होगा। तो 10% तक, क्या 10% तक स्टोरेज कौन यूज करता है? आपका रिसाइकल बिन करता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि आपने अपने कंप्यूटर की पूरी फाइल डिलीट कर दी और मालूम पड़ रहा है कि जो जो पूरी फाइल का जो डेट, मतलब सपोज वो मान लो 50 GB था और रिसाइकल बिन की क्षमता कितनी, 20 GB है। तो ऐसा नहीं है कि वो 50 GB जो आपने डिलीट कर दिया है वो सारा का सारा रिसाइकल बिन में जाएगा, वो केवल 20 GB तक ही जा पाएगा। अर्थात सपोज आपकी हार्ड डिस्क है वो 100 GB की है, सपोज आपके पास में जो हार्ड डिस्क है वो 100 GB की है, तो आपका जो रिसाइकल बिन होगा, जो आपका रिसाइकल बिन होगा, वो कितना होगा? आपके हार्ड डिस्क का 10% होगा, अर्थात कितना होगा? 10 GB होगा। तो केवल वो 10 GB तक की डिलीट फाइल को अपने अंदर ले पाएगा, उसके बाहर उसको नहीं ले पाएगा।
तो रिसाइकल बिन कितना होता है, हार्ड डिस्क का 10% स्टोरेज कैपेसिटी का होता है इसके। अच्छा चलो, मान लो आपने कोई फाइल डिलीट कर दिया, आप क्या करना है, आपको उसको दोबारा रिस्टोर करना है। आपने उसको गलती से डिलीट कर दिया था, तो आपको उसको दोबारा रिस्टोर करना है। तो क्या करोगे, आप रिसाइकल बिन में जाओगे और उस फाइल पे क्लिक क्लिक करोगे, तो आपको पूछेगा रिस्टोर, तो आपको रिस्टोर कर दोगे। जब आप उस फाइल को, डिलीटेड फाइल को रिस्टोर करोगे, तो वो कहां पहुंचेगी, अपने पुराने फोल्डर या अपने पुराने स्थान या पते पे पहुंच जाएगी। जहां वो पहले थी वो दोबारा रिस्टोर होने के बाद वहीं पहुंचेगी, ठीक है, किसी वो नए एड्रेस पे नहीं जाती है। अब इसके बाद में आता है, हम मैंने आपको बताया था आइकॉन्स के अंतर्गत क्या, विंडोज गैजेट। तो गैजेट क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार आपके विंडोज में आपको क्लॉक दिखाई देती है, एक घड़ी बनी होती है, कैलेंडर बना होता है, वर्तमान में जो रूम का टेम्परेचर चल रहा है वो आपको टेम्परेचर शो करता है। और एक होता है स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स क्या होता है वो समझिएगा। आपका क्या स्टिकी नोट्स, स्टिकी नोट्स क्या होता है, यूजर कुछ याद रखने के लिए नोट्स बनाता है। सपोज आप कुछ काम कर रहे हो, आप कुछ बात ध्यान में रखनी है, तो जो आप कई बार आप लाइब्रेरी वगैरह में यूज करते होगे, अपने घर में पढ़ते समय यूज करते होगे, है ना, आपने स्टिकी नोट्स देखे होंगे ना, कलरफुल नोट्स, कलरफुल कागज होते हैं, उसमें कुछ लिख के और क्या करते हैं, उसको आप अपनी टेबल पे चिपका देते हो, ताकि आपको दिमाग में रहे कि मेरे को इन इन कामों को भी करना है। तो ठीक कंप्यूटर में भी क्या होता है, आपका स्टिकी नोट्स होता है। और सदैव ये जो आपके स्टिकी नोट्स होते हैं, ये हमेशा कहाँ रहेंगे, ये हमेशा आपको डेस्कटॉप पर ही शो होंगे, डेस्कटॉप पर ही शो होंगे। और सपोज आपने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया और दोबारा चालू करते हो, तो ये आपको दोबारा से मिल जाएंगे, अर्थात कंप्यूटर के बंद होने पर ये नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के बंद होने पर बने रहते हैं, इसको नोट करिए आप लोग। चलिए, अब आते हैं किसमें, टास्क बार में। मैंने आपको जो टास्क बार, टास्क बार क्या होता है कि डेस्कटॉप पर सबसे नीचे दिखाई देने वाले बार को हम क्या कहते हैं, टास्क बार। जब मैं आपको डायग्राम पढ़ा रहा था, देखिएगा, जब मैं आपको डायग्राम बता रहा था, तो मैंने आपको दिखाया था क्या था, ये सबसे जो नीचे आपको दिखाई देता है क्या होता है, वो टास्क बार। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, रिसाइकल बिन देख लिया, हमने नेटवर्क देख लिया, हमने अपना माई कंप्यूटर देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, टास्क बार देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, टास्क बार। तो टास्क बार क्या होता है कि आपके डेस्कटॉप पर सबसे नीचे दिखाई देने वाला बार को हम क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। वर्तमान में चल रहे, ध्यान दीजिएगा क्या है, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में चल रहे सभी प्रोग्राम की सूची को, आप एट प्रेजेंट अभी आप कौन कौन सा सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो। सपोज आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है, आप अभी व्हाट्सएप यूज कर रहे हो अपने डेस्कटॉप पर, या जो भी आपने फाइल या खोली हुई है, पीपीटी फाइल खोली है, वर्ड फाइल खोली है, जितना कुछ भी आप एट प्रेजेंट जिस प्रोग्राम पे आप काम कर रहे हो, वो आपको कहां दिखा देगा, आपके टास्क बार में दिखा देता है। अर्थात वर्तमान में चल रहे सभी प्रोग्राम की सूची को दर्शाया जाता है। कभी भी आपको टास्क बार को ओपन करना है, तो वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद में दो रनिंग प्रोग्राम के मध्य स्विच करना। सपोज आपने क्या कर दिया है, आपने एक वर्ड फाइल खोली हुई है, आपने एक वर्ड फाइल खोली हुई है, और क्या करी हुई है, एक आपने वर्ड फाइल खोली है, और आपने क्या किया है, एक पीपीटी फाइल खोला हुआ है। अब क्या करना है, ये दोनों ही आपके क्या रनिंग प्रोग्राम है। अब आपको वर्ड से पीपीटी में जाना है, तो क्या करोगे, उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, आल्ट प्लस टैब की दबा दोगे। एक पहले आप आल्ट दबाओगे और साथ में टैब की दबाओगे, तो क्या होगा, आप वर्ड से डायरेक्टली कहां कूद जाओगे, आप पीपीटी में कूद जाओगे। अब इसके बाद में बात करते हैं टास्क बार के भाग। तो टास्क बार के दो प्रमुख भाग होते हैं, पहला होता है स्टार्ट मेन्यू और दूसरा होता है सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे तो मैंने आपको बता दिया कि जो आप टास्क बार देखते होगे उसका ही भाग, उस टास्क बार का ही एक भाग होता है। क्या होता है वो, सिस्टम ट्रे होता है, जहां आपको वर्तमान की समय और डेट, आपको डेट एंड टाइम आपको शो होता है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर देखते हैं अब आपका स्टार्ट मेन्यू क्या होता है। चलिए देखो, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता होगा, अब शायद आप लोग को प्रॉपर दिख रहा होगा। देखो क्या है, जब कभी आप ना सबसे नीचे आपके डेस्कटॉप पर सबसे नीचे जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, एक आपको दिखाई देगा क्या, स्टार्ट मेन्यू। तो स्टार्ट मेन्यू जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ऑल प्रोग्राम। फिर क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पास में जितने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम है वो आपको वो दिखाई देंगे। साथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से आपको दिखाई देता है शट डाउन, अपने कंप्यूटर को बंद करने का एक ऑप्शन आता है। और क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोल पैनल, है ना, कंट्रोल पैनल, डिवाइस एंड प्रिंटर्स, डिफॉल्ट प्रोग्राम क्या क्या है। तो ये सब किसके अंतर्गत में आते हैं, ये दोस्तों ये आपके स्टार्ट मेन्यू के अंतर्गत आते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, तो आपको कुछ इस प्रकार से एक फोल्डर ओपन, या एक क्या, एक बात करें कि एक आपका स्क्रीन ओपन हो जाती है। ये क्या होती है, आपकी स्टार्ट बटन स्क्रीन है।
जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको एक पॉपअप या आपको स्क्रीन दिखाई देती है। तो देखो, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, कंप्यूटर के अंतर्गत उपलब्ध सभी प्रोग्राम की सूची को दर्शाया जाता है। अभी इसके पहले हमने क्या देखा था, टास्क बार। टास्क बार में क्या होता है कि जो आपके रनिंग प्रोग्राम होते हैं जिनको आप अभी प्रेजेंट में यूज कर रहे हो वो आपके टास्क बार में शो होते हैं। और आपके स्टार्ट मेन्यू में क्या होते हैं कि आपके कंप्यूटर में, पूरे आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम हैं सभी के सभी, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में स्टार्ट बटन दबाओगे तो आपको एमएस पावर पॉइंट खोलना है, एक्सेल खोलना है, वर्ड खोलना है, जितने भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम हैं सारे के सारे प्रोग्राम आपको कहां से मिल जाएंगे, आपको स्टार्ट बटन दबाते से ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंतर्गत उपलब्ध सभी प्रकार की प्रोग्रामों की सूची को इसमें दर्शाया जाता है। सिस्टम ट्रे तो मैंने आपको बता दिया, सिस्टम ट्रे क्या होता है, वर्तमान दिनांक व समय को दर्शाया जाता है। इसे प्रोग्रामों का नोटिफिकेशन एरिया भी कहा जाता है। सपोज आप कोई प्रोग्राम को यूज कर रहे हो, उसमें आपको कुछ नोटिफिकेशन मिल रहा है, कई बार आपने देखा भी होगा कि सपोज आपने कोई प्रोग्राम ओपन किया तो आपको एक मैसेज आता होगा कि इसमें कुछ वायरस है, इसमें कुछ दिक्कत है, ये फाइल ओपन नहीं हो पा रही है। तो जो भी आपको प्रोग्राम को आप वर्तमान में यूज कर रहे हो उसमें कुछ नोटिफिकेशन आता है तो वो कहाँ आपको दिखाई पड़ता है, आपके सिस्टम ट्रे में, जो आपका टास्क बार के सबसे राइट साइड में, सबसे बॉटम पे राइट साइड में होता है, वो क्या होता है, सिस्टम ट्रे होता है। तो इसमें डेट और टाइम तो होता ही होता है, और इसके अलावा जो आप प्रोग्राम को यूज कर रहे हो उससे संबंधित यदि कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो कहाँ आपके सिस्टम ट्रे में आता है। तो हमने क्या स्टार्ट मेन्यू को भी देख लिया और किसको देख लिया, सिस्टम ट्रे को देख लिया। और स्टार्ट मेन्यू के अंतर्गत क्या क्या है आपको दिखाई पड़ता है, ऑल प्रोग्राम्स आपको दिखाई पड़ते हैं। इसमें आप कंप्यूटर मैनेजमेंट देख सकते हो और कौन कौन से प्रोग्राम है एमएस ऑफिस के उनको आप देख सकते हो। इसके बाद में क्या आपको दिखाई दे रहा है, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको उस पर फोकस करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका क्या, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से संबंधित सेटिंग में बदलाव। यदि आपको अपने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है या आपने इंस्टॉल किए हैं, आपके कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है, यदि आपको उसकी सेटिंग में कुछ चेंजेस लाना है तो कहां से जाओगे, आप कंट्रोल पैनल में जाओगे और कंट्रोल पैनल में आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हैं वहां से सबकी आपको लिस्ट मिल जाती है, और जिसमें भी जाकर आपको जो भी सेटिंग में चेंजेस करना है वहां से आप कर सकते हो। सपोज आपको कोई न्यू फॉन्ट है ना, कोई आपको न्यू फॉन्ट यूज करना है, गूगल इनपुट फॉन्ट होता है या कैलिब्रेरी होता है, चाणक्य होता है, जो भी आपको है ना, जो भी आपको फॉन्ट कृतिदेव होता है, जो भी आपको न्यू फॉन्ट को इंस्टॉल करना है या उसमें कुछ चेंजेस करना है तो कंट्रोल पैनल में जाके क्या कर सकते हो, आप उसको जाके देख सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और क्या करोगे, आप उसको कुछ चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद सपोज मान लो आपको प्रिंटर की सेटिंग में कुछ चेंजेस करना है, मॉनिटर की सेटिंग में कुछ चेंजेस करना है, आपको लैन में वाईफाई में कुछ सेटिंग करना है, वाईफाई में जो भी आपको सेटिंग करना है, तो ये आप कहां जाओगे, आप कंट्रोल पैनल में जाकर के जितने भी आपके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे संबंधित जो भी सेटिंग होती है उसको आप जाके बदल सकते हो। इसके बाद में आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या होता है, शट डाउन। शट डाउन का मतलब क्या होता है, कभी भी जब आपको अपने कंप्यूटर को, याद रखना क्या है, कंप्यूटर को क्या करना है, आपको कंप्यूटर को पूर्ण रूप से, आपको अपने कंप्यूटर को पूर्ण रूप से बंद करना हो, बंद करना हो, क्या करना हो, कंप्यूटर को पूर्ण रूप से बंद करना हो तो क्या करोगे, आप शट डाउन बटन को दबा दोगे। ठीक है, इसके बाद में होता है, इसके अंतर्गत जैसे आप अपने सिस्टम में शट डाउन मेन्यू को दबाओगे तो आपको बहुत सारी स्क्रीन दिखाई देंगी, सॉरी ऑप्शंस दिखाई देंगे। क्या आता है उसके अंतर्गत, पहले एक आता है स्विच यूजर। क्या होता है, स्विच यूजर। इसके बाद में क्या आता है, लॉग ऑफ। फिर एक आपको देता है ऑप्शन लॉक, फिर आपको एक ऑप्शन देता है रीस्टार्ट, एक आता है स्लीप और एक आता है हिबरनेट। क्या, आपका हिबरनेट। जैसे ही आप शट डाउन बटन को दबाओगे तो आपको इतने सारे ऑप्शंस खुलते हैं कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन को यूज करना है। देखिएगा, मैं आपको बताता हूं क्या क्या दिखाई आपको दिखाई देता है, पहले इसको आप नोट करिए। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो, जैसे ही आप यहां क्लिक करोगे किस पे, स्टार्ट बटन पे, तो आपको क्या दिखाई देता है, यहां आपको दिखाई दे रहा है स्टार्ट बटन। और ये जो आपको एक एरो दिखाई दे रहा होगा, जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो क्या करेंगे, आपको ऑप्शन देगा कि आपको रीस्टार्ट करना है, कि आपको लॉक करना है, कि आपको स्विच करना है, या आपको हिबरनेट मोड पे जाना है। सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, शट डाउन कब करना है, कि जब आप अपने कंप्यूटर को पूर्ण रूप से बंद करना है, पूर्ण रूप से, पूर्ण बंद,
ये क्या क्या करोगे आप यहां से शट डाउन कर दोगे। स्विच यूजर का मतलब क्या होता है, जैसे क्या करते हो कि आप लोग कभी अपने मोबाइल में ना सपोज टेलीग्राम यूज करते हो, टेलीग्राम में क्या करते हो आप मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकते हो, अलग अलग नाम से आप, यदि आपके पास दो सिम है तो आप दो अकाउंट्स खोल सकते हो। ठीक उसी तरह से यदि आप जीमेल यूज कर रहे हो तो आप जीमेल में भी अपने बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हो। तो ठीक उसी तरह से आप जब अपने कंप्यूटर को यूज करते हो तो आप अपने कंप्यूटर में भी मल्टीपल अकाउंट्स को ओपन कर सकते हो, है ना। तो मल्टीपल अकाउंट्स के माध्यम से क्या करते हो आप अपने कंप्यूटर में ओपन कर सकते हो। तो स्विच यूजर क्या होता है कि आपको अपने एक अकाउंट से, आपको अपने पहले अकाउंट से, आपको अपने पहले अकाउंट से सेकंड अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में जाना है। आपको अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाना है तो क्या करोगे आप स्विच यूजर को मोड को अप्लाई कर दोगे। तो आपका यदि सपोज मान लो आपका पहला अकाउंट ओपन है तो उससे आप अपने सेकंड अकाउंट में चले जाओगे। फिर क्या होता है, एक आता है लॉग ऑफ। लॉग ऑफ क्या होता है, ये आपके ठीक स्विच यूजर की तरह होता है, अर्थात इसमें भी क्या करते हो आप अपने अकाउंट से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप जब पहले अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहे होते हो तो आपको पहले वाले अकाउंट को लॉग ऑफ करना पड़ता है या ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाता है, अर्थात आप उससे लॉग आउट हो जाते हो और सेकंड वाले में क्या आप इंटर हो जाते हो। लेकिन पहले वाले में क्या था, स्विच यूजर में यदि आप पहले से सेकंड में जा रहे हो तो आपको पहले वाले को लॉग आउट या लॉग ऑफ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका जो लॉग ऑफ हो गया, ये सिमिलर कैसा है, आपके स्विच यूजर की तरह है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, पहले वाले को लॉग आउट या लॉग ऑफ करना पड़ता है। फिर इसके बाद में आता है लॉक। ये सभी आपको पता है कि जो भी आपकी जो कंप्यूटर डेस्कटॉप होता है, स्क्रीन होती है, उसमें आप एक पासवर्ड सेट कर देते हो और अपने कंप्यूटर को लॉक कर देते हो। इसके बाद में आता है रीस्टार्ट। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको बूटिंग पढ़ा रहा था, तो रीस्टार्ट क्या होता है, दो हमारे कंप्यूटर में दो टाइप की बूटिंग होती है। पहली बूटिंग क्या होती है, हार्ड, एक होती है वार्म बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग। तो जो वार्म बूटिंग होती है इसका मतलब क्या होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई तो चालू है, आपके कंप्यूटर सिस्टम ऑन है, उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी को बंद नहीं किया है, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने अपने कंप्यूटर को बंद करके फिर चालू कर दिया है। तो वो क्या कहलाता है, आपका रीस्टार्ट कहलाता है। अर्थात कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, आपका जो कंप्यूटर है वो पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ है, सिर्फ बंद होकर दोबारा चालू हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, रीस्टार्ट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका स्लीप। पहले इसको नोट करिए। स्लीप, स्लीप क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली आपको पता ही होगा, ये क्या होता है, आपका पावर सेविंग मोड होता है। पावर सेविंग मोड, जैसे सपोज आप अपना कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज कर रहे हो, अचानक से क्या हुआ, आपको कुछ कुछ अर्जेंट काम आ गया और आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन या बंद नहीं कर पाए और आप कहीं चले गए, तो कुछ देर बाद क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है ना, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वो स्लीप मोड में चले जाता है। क्यों, ताकि आपके कंप्यूटर की बैटरी खर्च ना हो। सपोज जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन की और स्क्रीन ऑन करने के बाद में आप उसको बंद नहीं करोगे, देखना कुछ देर बाद में क्या होता है, 5 या 8 या 10 सेकंड बाद में ऑटोमेटिक इसकी स्क्रीन क्या होती है, जैसे ये बंद हो गई। तो ये क्या क्यों हो रहा है, ताकि आपके कंप्यूटर या आपके डिवाइस की बैटरी खर्च ना हो, पावर सेविंग को बचाने के लिए, पावर को सेव करने के लिए क्या होता है, ये स्लीप मोड ऑन हो जाता है। जनरली कभी भी आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में, या हम बात कर रहे हैं अपने कंप्यूटर की, यदि 20% की बैटरी बची होती है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, आपका जो स्लीप मोड या पावर सेविंग मोड ऑन हो जाता है। इसके बाद में आता है हिबरनेट। ये हिबरनेट को ध्यान में पकड़िएगा, आप अभी वर्तमान में किसी फाइल पे काम कर रहे हैं या किसी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं और अचानक क्या कर दिया, आपने अपने सिस्टम को बंद कर दिया या कुछ आपका सिस्टम बंद हो गया, और जब आप उसको दोबारा ऑन करोगे तो आप क्या चाहोगे कि आप जिस जिस फाइल पे या जिस फोल्डर पे काम कर रहे थे, दोबारा आपको वो दोबारा फाइल या फोल्डर आपको खुला हुआ मिले। अर्थात क्या है कि जैसे ही आप अपने सिस्टम को दोबारा ऑन करते हो तो जो भी आपका प्रीवियस प्रीवियस प्रोग्राम था या प्रीवियस स्क्रीन थी, वो आपको दोबारा वहीं से आपका प्रोग्राम चालू हो। जहां से आपने सिस्टम को जहां से आपने सिस्टम को जहां से सिस्टम बंद हुआ है, जहां से सिस्टम बंद हुआ था, पुनः वहीं से शुरू। ये क्या होता है, आपका हिबरनेट होता है। क्या हो, ये होता है, ये आपका हिबरनेट होता है। जहां से सिस्टम बंद हुआ था वहीं से सिस्टम क्या होगा, आपका दोबारा चालू होगा। ये क्या होता है, आपका हिबरनेट। इसको नोट करिए। चलिए जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अब क्या आता है इसके बाद में आता है आपका ऑल प्रोग्राम्स। ये क्या होता है, एक कंप्यूटर में उपलब्ध सभी प्रोग्रामों की सूची। क्या ये होता है, आपके एक कंप्यूटर में उपलब्ध सभी प्रोग्रामों की सूची। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दबाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है, क्या होता है वो ऑल प्रोग्राम होता है। अर्थात आपके सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम है वो आपको वहां पास उसकी सूची मिल जाती है। वो क्या होता है, आपका ऑल प्रोग्राम होता है। एमएस विंडोज के अंतर्गत प्री इंस्टॉल्ड अर्थात पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामिंग की सूची को, आपके एमएस विंडो में पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों की सूची को क्या बोलते हैं, एक्सेसरीज कहा जाता है। आपके एमएस विंडो की बात कर रहा हूं मैं, एमएस ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। एमएस विंडो में पहले से इंस्टॉल्ड किए गए प्रोग्रामों की सूची को एक्सेसरीज कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप जब कभी भी आप अपना एमएस विंडो खोलते हो तो ये एक्सेसरीज है, इसके अंतर्गत में आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे। जैसा कि आपने जो इंपॉर्टेंट क्या है, एक होता है पेंट, एक आपने देखा होगा वर्ड पैड, और एक आपने देखा होगा नोट पैड। क्या, वर्ड पैड और नोट पैड। सबसे पहले समझते हैं ये पेंट क्या होता है। बेसिकली आपको ग्राफिक से संबंधित, क्या ग्राफिक का मतलब क्या होता है बताओ मेरे को। ग्राफिक का मतलब होता है चित्र। आपको ग्राफिक से संबंधित कोई भी काम करना होगा तो आप इसमें करोगे, पेंट में करोगे। फिर इसके बाद में एक होता है वर्ड, एमएस वर्ड। ये क्या होता है, वर्ड पैड। सॉरी, एमएस यूज मत करना, यहां क्या हो रहा है, वर्ड पैड। ये सभी के सभी फीचर किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी बात कर रहे हैं विंडोज की बात कर रहे हैं। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की प्रोग्राम है, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के एसेसरीज के अंतर्गत मिलने वाले प्रोग्राम है। क्या है आपका, पेंट, और दूसरा क्या है, वर्ड। आपको साधारण किसी भी प्रकार की टेक्स्ट फाइल बनानी है, सिंपली आपको किसी प्रकार की टेक्स्ट फाइल बनानी है तो किसका यूज करोगे आप, वर्ड। ये देखिएगा, आपको अपने सिस्टम में किसी प्रकार की सिंपल आपको क्या करनी, किसी प्रकार की फाइल बनानी है तो उसमें क्या करोगे आप, नोटपैड में क्या करोगे, सिंपल आपको यदि कोई टेक्स्ट फाइल में काम करना है तो क्या करोगे आप, अपना नोटपैड को यूज करोगे। ठीक है। और वर्डपैड कब करोगे, जब आपको कोई जटिल या कोई डिफिकल्ट टाइप का या कोई बड़ा काम करना है अपने सिस्टम पे डॉक्यूमेंट से संबंधित। यदि आपको ये क्या है, सिंपल आपको कोई टेक्स्ट फाइल बनानी है तब क्या बनाओगे आप, नोटपैड का यूज करोगे। और जब आपको कोई डॉक्यूमेंट में काम करना है या आपको कोई जटिल काम करना है किसमें, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे वर्ड से रिलेटेड, तो किसमें करोगे आप, वर्डपैड में करोगे। और जो आपका नोटपैड होता है ना, इसका फाइल एक्सटेंशन, आपके नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .txt। क्या होता है, .txt। और जो आपका वर्डपैड होता है तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .tft। क्या होता है, एक बार मैं देख लेता हूं, .rtf। ये होता है .rtf। तो जो आपका नोटपैड होता है, इसकी जो फाइल, जो भी आप इसमें फाइल क्रिएट करोगे, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .txt। और जो आपका वर्डपैड होता है, इसमें क्या करोगे, जो आपकी फाइल होती है वो होती है .rtf। कई बार आपसे RTF का फुल फॉर्म पूछ लेता है, वो क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। .rtf का फुल फॉर्म क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। चलिए इसके बाद में आप सबसे लास्ट में देखिए क्या है आपको नोट, विंडोज 7 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर, क्या होता है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। और विंडोज 10 में क्या होता है, MS एज होता है। इसको मैंने आपको बताया भी है अभी आज की क्लास में, और इसको आप लास्ट में याद रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास में हमने MS विंडो को कंप्लीटली, मैंने आपसे कहा था कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, अधिकतर लोगों ने डिमांड करी कि हाँ सर पढ़ना है, तो आपके लिए वीडियो आज हाजिर था। पूरा डिटेल में हमने सारे वर्जन को देखा एंड MS विंडो के अंतर्गत एक एक फीचर्स को हमने समझा, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है। तो चलिए आपका यहाँ आज ऑपरेटिंग सिस्टम या बात करें सॉफ्टवेयर या बात करें MS विंडो यहाँ के लिए समाप्त होता है। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे MS ऑफिस से, कि MS ऑफिस क्या होता है, MS वर्ड क्या होता है, MS एक्सेल क्या होता है, MS पावर पॉइंट क्या होता है। और यहाँ से कम आपके 30 नंबर में से 4 से 5 या 6 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, आप समय आ गया आपसे विदा लेने का। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय।